सो लास्ट लेक्चर में आई थिंक वी हैड कंप्लीटेड यूनिट 1, यूनिट 2, चैप्टर नंबर 7। बोलो आज अपने को कहाँ से शुरू करना है। पहला तो डू यू हैव एनी डाउट्स, जो हम लोग ने लास्ट क्लास में किया था उसमें से अगर कुछ पूछना रहेगा तो पहले तो वो डाउट सॉल्विंग करवा लो। वाह, इनकम इज व्हाट वी अर्न, on the income what we earn we have to pay a tax, so income minus tax is called as disposable income। भाई तू इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होकर ऐसा सवाल कर रहा है, ऐसा मेरे को डर लग रहा है। तुझे भी लगना चाहिए। हाँ सर, हाँ एमसीक्यू का तो कर लेंगे, पहले कॉन्सेप्ट का कर। करेक्ट, यूनिट 1 भी हो गया था, यूनिट 2 भी हो गया था। यूनिट 2 का 2 पार्ट था, उसमें से आई थिंक हाफ पार्ट हुआ था हमारा व्हाट आर द मेजर्स, वो हमने नहीं किया है। सो स्टैगफ्लेशन इज अ टाइप ऑफ इन्फ्लेशन, जहां पर इकोनॉमी में इन्फ्लेशन है पर साथ में ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो इकोनॉमी कम्स टू अ स्टैंड स्टिल पॉइंट। जब इन्फ्लेशन के वजह से इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ पाता है तो हम उसको बोलते हैं स्टैगफ्लेशन। और कंटेजियस बोला तूने, देख वापस ये मटेरियल से प्रिपेयर करना इज नॉट द राइट अप्रोच। यू शुड बी प्रिपेयरिंग फ्रॉम अ फुल फ्लेजेड मटेरियल। बेटा मैंने मल्टीप्लायर का पूरा कॉन्सेप्ट समझाया था, ये ग्राफ भी मैंने समझाया है। हे भगवान। चल, सो एक कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। आफ्टर 3 लेक्चर्स वी आर स्टिल एट नेशनल इनकम, नॉट गोइंग अहेड। जिधर मैंने तुम लोगों को एक ग्राफ पढ़ाया था जिसके अंदर अपन ने 2 पेयर ऑफ एक्सिस बनाए थे, जहां पर ऊपर से लेकर नीचे तक हम लोगों ने उसका कंजम्पशन और सेविंग्स फंक्शन वाला लॉजिक समझा था। उसमें ना समझने जैसा कुछ है नहीं, वैसे तूने एफर्ट नहीं डाला है। लेट मी टेल यू दैट आई एम एक्सप्लेनिंग आउट ऑफ माई चॉइस, क्योंकि दिस इज अ सेकेंड एक्सप्लेनेशन। एक बार ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन हो चुका है। सो विच कर्व कैन स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन? इनकम कर्व के कंजम्पशन का कर्व? वाओ, कंजम्पशन का कर्व, वेरी नाइस। अपन मई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बिकॉज कंजम्पशन कैन नेवर बी जीरो, इट कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। कंजम्पशन इज ऑलवेज ऑटोनॉमस, सो इट हैज टू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट अबव द ओरिजिन। दारू फूक माल फूक कर आए या तो दारू पी कर बैठे है। इट इज द इनकम का कर्व विच इज वाई, देन कम्स द कंजम्पशन का कर्व, दिस इज सी। और जहाँ पर दोनों का मिलन होता है वो होता है ब्रेक इवन पॉइंट। ये ओरिजिन का ओ, ये ए, ये पॉइंट को हमको नीचे लिया तो मिल गया सेविंग्स। यहाँ पर कंजम्पशन है, यहाँ पर सेविंग्स है। ऐसे करके एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई बन जाता है इन 2, 3, 4 सेक्टर। अब जितना ऊपर है उतना ही नीचे लेना है। सो हाँ, मैंने वो भी समझाया है और मैं वापस बता रहा हूँ कि ये ओ से लेकर ए तक का जो पॉइंट है वो नेगेटिव सेविंग्स है। तो नेगेटिव सेविंग्स तू किधर लेगा? नेगेटिव क्वाड्रेंट में लेगा। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ। तो फोर्थ के अंदर कोऑर्डिनेट्स होते हैं नेगेटिव पॉजिटिव। तो जितना ऊपर उतना नीचे। तो यहाँ पर
ये ओरिजिन वाला पॉइंट है, ये नेगेटिव सेविंग्स का है। ए डैश कंजम्पशन था, इसके लिए वो पॉजिटिव में था, सेविंग्स है इसके लिए ये नेगेटिव में है। क्या तेरे को ये वर्टिकल लाइन स्ट्रेट नीचे क्यों खींचा है वो समझा है? वो जीरो सेविंग्स है। कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट लगता है, तो इन दोनों पॉइंट को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया, तो ये बन गया सेविंग्स का कर्व। अब ये बनने के बाद हमने 2 सेक्टर मॉडल बनाया जहां पर C प्लस I बनेगा। तो यहां से हमने अगर एक लाइन बनाया तो ये C प्लस I हो गया। अभी ये लाइन ऊपर से क्यों बनाया? क्योंकि जैसे कंजम्पशन ऑटोनॉमस होता है वैसे इन्वेस्टमेंट भी ऑटोनॉमस होता है। तो मेरा जो इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ नेशनल इनकम है वो बढ़ गया, तो इसके लिए पॉइंट राइट में शिफ्ट हो गया। अब ये जो पॉइंट राइट में शिफ्ट हुआ है उसको मैंने नीचे एक्सटेंड किया तो उसने सेविंग्स के कर्व को किधर गया, आइला हाँ, तो इनकम के कर्व को रादर सेविंग्स के कर्व को इंटरसेक्ट हुआ। तो यहाँ पर जहाँ पर इंटरसेक्शन मिलता है वहाँ पर हमने एक लाइन बनाया आए। अब मल्टीप्लायर आया, तो मल्टीप्लायर इज इन्वेस्टमेंट के चेंज इन इन्वेस्टमेंट, तो चेंज इन इन्वेस्टमेंट के वजह से विल देयर बी अ चेंज इन इनकम। सो ये पॉइंट और आगे जाएगा, एक नया कर्व बनाएगा विच विल बी लाइक दिस। तो ये बन गया C प्लस I प्लस डेल्टा I, because there is a change in investment. This change in investment will bring about a change in income level. ये इधर आया, ये इधर बन गया, तो ये बन गया डेल्टा I, हो गया खत्म। So in short, that whenever there is a change in income, it will bring about a change in, whenever there is a change in investment, it will bring about a change in income. पब्लिक डेट मैनेजमेंट का मतलब क्या? पब्लिक डेट मतलब किसका डेट? पब्लिक का। गलत है, प्लीज रिफ्रेम योर आंसर। पब्लिक का मतलब क्या होता है? पब्लिक फाइनेंस इज द फाइनेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सो व्हेन यू टॉक अबाउट गवर्नमेंट, बता आपने को ज्यादा रिस्क वाला लोन चाहिए कि कम रिस्क वाला चाहिए? हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन चाहिए कि कम रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला लोन चाहिए? लो रिस्क लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। कैन आई से बेसिकली इट इज द डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क। मैं कितना रिस्क ले सकता हूं ये तो मेरा चॉइस है। सो सो पब्लिक डेट को मैनेज करने के लिए व्हाट इज रिक्वायर्ड? इट इज रिक्वायर्ड टू टेक अ लोन एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ रिस्क एंड एट अ डिजायर्ड लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऑब्वियसली जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली अपने को क्या चाहिए? कम चाहिए। सो पब्लिक डेट मैनेजमेंट को कैसे करने का, कितना लोन लेने का, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेने का, क्या आपने को उस पर रिस्क लेना है, ये सब चीज़ें पब्लिक डेट मैनेजमेंट में आती है। तो प्लीज़ रीड कर पब्लिक डेट मैनेजमेंट सो डेट आई कैन हेल्प यू। रीड कर, जोर से कर, तो मैं वो सुनकर तेरे को एक्सप्लेन करेगा। चलेगा, रिवीजन वाले में से भी करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब कहने से ये लोग लोन लेने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है वो लोगों ने नाम लिया है। कौन सा वाला ये बुक है? रिवीजन वाला है ना? रिवीजन वाला बुक तो मेरे पास है, क्या यही वाला है? पेज नंबर 95 पे है।
सो कैन आई से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है? डोमेस्टिक मार्केटेबल लोन्स लेता है बाय इशूइंग बॉन्ड्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस क्या करता है? एक्सटर्नल डेट लेता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बजट बनाता है। डिवीजन मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का बजट डिवीजन एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया दोनों मिलकर क्या करता है? स्मॉल सेविंग्स का कॉन्सेप्ट चलाता है। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द डोमेस्टिक डेट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड 28 गवर्नमेंट एंड 2 यूनियन टेरिटरीज, ये मतलब इसमें क्या समझाऊं? ये इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ऑफ आरबीआई का काम है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड टू मीट शॉर्ट टर्म कैश रिक्वायरमेंट्स ऑफ द गवर्नमेंट। टी बिल्स बोलते हैं इसको, जिसको आपने 12th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। Then Reserve Bank of India also provides short-term credit up to 3 months to the government of India. It is informative. I don't know what am I supposed to explain in this. External debt can be bilateral or multilateral loans. Bilateral मतलब मैंने किसी देश से लिया, मैंने उस देश को दिया, या तो मल्टीपल कंट्रीज के साथ भी हो सकता है। Most of the external debt is sourced via multilateral agencies like IMF and World Bank. Then entire external debt in terms of original maturity is on long term basis, क्योंकि eventually आज एक लोन खत्म हो गया तो सामने मेरे पास दूसरा पैसा पड़ा है जो लोन को मैं रीपे करने के लिए यूज कर सकता है। सो इट इज लॉन्ग टर्म बेसिस। गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है FRBM, विच वॉज पास्ड इन द ईयर 2003 फॉर रिडक्शन इन डेफिसिट। तो डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया जिसका नाम है FRBM। कंटेजियन इफेक्ट के लिए एक नोट लिख ले, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं है। जिसको भी चाहिए वो लोग लिख दो। कंटेजियन का मतलब ही क्या होता है कि इजीली स्प्रेड हो जाता है। शुरू होता है एक जगह पर, एंड होता है किसी दूसरी जगह पर। सो कंटेजियन इफेक्ट is a phenomena. Contagion effect is a phenomena where behaviors, information or conditions, where behavior, information or conditions spread rapidly within a population, spread rapidly within a population. So कोरोना कैसा था? कंटेजियस। वैसे ही कंटेजियन इफेक्ट होता है जो बोलता है कि कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज़ जब आसानी से लोगों में फैल जाती है तो हमको उसको कंटेजियन इफेक्ट बोलते हैं। ये मार्केट फेलियर में ही एक वर्ड दिया हुआ रहेगा, तो तू पूरा स्टेटमेंट रीड करेगा तो यू माइट प्रोबेबली अंडरस्टैंड। एक बार रीड करके देख ले, कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को बता, और इसको क्या हुआ इसको मालूम। है ही नहीं, मॉड्यूल में नहीं है।
तो क्या होता है जब बिजनेस साइकिल आता है तो शुरू होता है एक इकोनॉमी में, पर उसका इफेक्ट हर एक इकोनॉमी पे पड़ता है। तो अगर यूएस में रिसेशन आएगा तो क्या सिर्फ यूएस में ही रहता है? इट इज कंटेजियस। मनी मार्केट, इसके अंदर और 2 यूनिट है वैसे, यूनिट 3, यूनिट 4। इसके अंदर टाइप्स ऑफ डेफिसिट, आई डोंट नो वेदर यू नो दैट और यू डोंट नो दैट। करेक्ट। सो बेसिकली यूनिट 4 तो फुल टाइम पास है। यूनिट 4 के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ समझने का जरूरी है, व्हाट इज एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी, व्हाट इज कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी। एक्सपांशन कब लाना है? जब देश में कॉन्ट्रैक्शन है। कॉन्ट्रैक्शन कब लाना है? जब देश में एक्सपांशन है। उसके लिए 4 टूल्स है। व्हाट आर द 4 टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी? टैक्स, एक्सपेंडिचर, बोरोइंग्स एंड बजट। सो अगर इकोनॉमी के अंदर मुझे एक्सपांशन लाना है, क्या लाना है? तो उसके लिए मुझे टैक्स क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा कि कम करना पड़ेगा? टैक्सेस को कम करो, एक्सपेंडिचर को बढ़ाओ। इंटरनल डेट और एक्सटर्नल डेट में से कौन सा डेट लेना चाहिए? इंटरनल लेना चाहिए। अगर तू इंटरनल डेट लेगा तो एक्सटर्नल डेट को कम कर देना चाहिए। पर मुझे इकोनॉमी के अंदर एक्सपांशन लाना है, तो तू अगर मुझे बोलेगा कि इंटरनल डेट लो तो ये गलत है, क्योंकि मेरे देश के अंदर कॉन्ट्रैक्शन चल रहा है। मैं एक्सपांशन कब लाता है? जब कॉन्ट्रैक्शन है। तो कॉन्ट्रैक्शन में लोगों के पास इनकम है कि इनकम लेवल कम है। तो अगर तेरे पास पैसा ही नहीं है तो तू मेरे को लोन कहाँ से देगा? So during the time of contraction, and if I want to bring expansion in the economy, I have to take more external debt and less internal debt, क्योंकि लोगों के पास तो पैसा ही नहीं है। तो I have to take the liquidity from outside and inject it into the economy. एंड फिर बजट कौन सा होना चाहिए? अगर इकोनॉमी के अंदर रिसेशन है तो 2 टाइप का बजट होता है, एक सरप्लस बजट और एक कैपिटल बजट, सॉरी एक डेफिसिट बजट। सो अगर मेरे इकोनॉमी में रिसेशन है तो कौन सा बजट आना चाहिए? एब्सोल्युटली करेक्ट, डेफिसिट बजट। क्योंकि डेफिसिट बजट के अंदर गवर्नमेंट टैक्स क्या कर देता है? कम। एक्सपेंडिचर क्या कर देता है? बढ़ा देता है। यही तो आंसर तुमने दिया था। और अगर इन्फ्लेशन है मेरे इकोनॉमी में तो कॉन्ट्रैक्शन है कि एक्सपेंशन है? एक्सपेंशन के अंदर गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए? कॉन्ट्रैक्शन लाने के लिए गवर्नमेंट को टैक्स बढ़ाना चाहिए, एक्सपेंडिचर कम करना चाहिए। टैक्स बढ़ाओ, एक्सपेंडिचर कम करो, इज अ पार्ट ऑफ सरप्लस बजट। तो ये पूरा यूनिट के अंदर यही सारी चीजें हैं, इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा, 1-2 चीजें और है। व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी? बट लिमिटेशंस आर समथिंग विच यू हैव टू रीड। जैसे देयर वर लिमिटेशंस ऑफ नेशनल इनकम, जैसे देयर आर लिमिटेशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वैसे ही देयर आर लिमिटेशंस ऑफ पब्लिक फाइनेंस और फिस्कल पॉलिसी। सो नथिंग टू वरी ओवर देयर ऑल्सो। बोलो, कुछ स्पेसिफिक तुमको रिविजन चाहिए तो मैं वो स्टार्ट करूँ अभी? जैसे कि चैप्टर 4, हाँ चालू था मेरे ख्याल से, एक बार देख लेता हूँ। हाँ मतलब मैं तुम लोगों को कुछ रिवाइज करवाऊं इज माय क्वेश्चन। शैल आई रिवाइज यूनिट 2 का पार्ट 2, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ मार्केट पावर, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ एक्सटर्नैलिटीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पब्लिक गुड्स, ये सब पढ़ाना शुरू करूं? करे तो चलेगा। तो फिर मैं मेरे हिसाब से डिसीजन ले रहा है कि क्या रिवाइज करवाना है और क्या नहीं करवाना है। जैसे कि व्हाट आर द एफर्ट्स टेकन टू मिनिमाइज मार्केट पावर, ये तुम लोग खुद से कर सकता है। देर आर 2 मेथड्स, एक डायरेक्ट है और एक इनडायरेक्ट है।
डायरेक्ट में क्या करेगा, गवर्नमेंट खुद ही अपना काम करना शुरू कर देगा, गवर्नमेंट खुद ही प्रोड्यूस करना शुरू कर देगा, या तो गवर्नमेंट खुद ही बायर बन जाएगा. सो दिस इज वेरी वेरी बेसिक. अब इसके अंदर अगर तेको याद रहेगा तो एक और कॉन्सेप्ट था जिसका नाम था एक्सटर्नैलिटीज, जिसके लिए मैंने लास्ट क्लास में तुमको एक डायग्राम बताया था विच वॉज ऑफ टैक्स. तो ये वाला डायग्राम इधर आ जाएगा. फिर आता है मार्केट बेस्ड के अंदर टू थिंग्स. सबसे पहला तो देख, आई होप यू रिकलेक्ट दिस पोल्यूशन टैक्स वाला डायग्राम. अब इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है कैप एंड ट्रेड, जो बेटर है देन पोल्यूशन टैक्स. अभी कैप एंड ट्रेड में गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी निकाला जिसके अंदर गवर्नमेंट देता है पैट. पैट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं, पैट इज परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड. क्या बोला, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड. सो फॉर एग्जाम्पल अगर देर आर 5 कंपनीज ए बी सी डी ई, ये जितने भी कंपनीज है वो लोगों ने फॉर एग्जाम्पल 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन ईच क्रिएट किया. मतलब टोटल जो पोल्यूशन क्रिएट हुआ कहने से वो कितना यूनिट्स का हो गया, 50. अब अपने को पोल्यूशन को कंट्रोल करना है, तो कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या बोलता है, गवर्नमेंट लगा देता है कैप. गवर्नमेंट क्या लगा देता है, एक कैप मतलब अपर लिमिट. आप इससे ज्यादा पोल्यूशन क्रिएट कर सकता नहीं है. तो गवर्नमेंट ने कैप कितने का लगाया, से फॉर एग्जाम्पल 7 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन. सो टोटल कितना पोल्यूशन क्रिएट होगा अब, 35. अच्छा, कैप तो लगाया ही लगाया, साथ में ये कैप को खरीदने के लिए आपको लेना पड़ेगा एक परमिट. क्या लेना पड़ेगा, मतलब पोल्यूशन क्रिएट करने का परमिशन. कि भाई गवर्नमेंट के पास जाएगा, गवर्नमेंट को बोलेगा देख मेरा इंडस्ट्री ऐसा है, पोल्यूशन तो क्रिएट होएगा, मेरे को 7 यूनिट का परमिट दो. मतलब उसका कॉस्ट बढ़ गया. कहना इससे पहले वो कॉस्ट को अपने प्राइस में इंक्लूड करता नहीं था, पर अब गवर्नमेंट ने परमिट बेचना शुरू किया, मतलब उसको ये कॉस्ट को इंक्लूड करना पड़ेगा. अब तू सोच, अगर पोल्यूशन का लेवल्स को कम करना है पर मेरे को आउटपुट सेम चाहिए. आउटपुट फॉर एग्जांपल मैंने 10 यूनिट्स ऑफ पोल्यूशन में 100 यूनिट्स बनाया था, मैंने 100 यूनिट्स ऑफ शर्ट बनाया था. अब मेरे को वही 7 में भी 100 ही करना है, तो मैं कैसे अचीव करेगा, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लाना पड़ेगा, नया रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना पड़ेगा, पोल्यूशन कंट्रोल करना पड़ेगा, पुराने मशीन को बेचकर नया वाला मशीनरी खरीदना पड़ेगा. तो कुछ फर्म्स एफर्ट लेगा, कुछ फर्म्स एफर्ट. फॉर एग्जांपल ए कंपनी ने पोल्यूशन कम कर दिया 4, इसका से फॉर एग्जांपल हो गया 5, इसका हो गया 6, ये दोनों नफट निकले, ये लोग का 10-10. परमिट कितने का खरीदा है लोगों ने, 7. पर कुछ कंपनी कितने का पोल्यूशन क्रिएट कर रही है, 10 से ज्यादा, तो कुछ 10 से. मतलब अब कहना से ये ए बी सी जो कंपनी है उन्होंने बहुत एफिशिएंटली काम किया है, मतलब उनके वजह से उनका पोल्यूशन भी कम हो गया और साथ में आउटपुट भी बढ़ गया रहेगा. तो गवर्नमेंट ने इनको क्या बोला कि काम कर के तू अब इन परमिट्स के साथ ट्रेडिंग कर. ट्रेडिंग कर मतलब जिसने भी पोल्यूशन ज्यादा क्रिएट किया, अरे यार, उसको परमिट सेल कर दे. तो तूने कितना परमिट खरीदा था, 7, पर तूने पोल्यूशन कितने का क्रिएट किया, 4, तो तेरे पास एक्सेस कितना बचा, 3. तो तेरा जो कॉस्ट है वो क्या हो गया, कम, एज कंपेयर टू कंपनी डी एंड कंपनी ई. अब ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, ये दोनों मिलकर इसको सेल कर देंगे. सो कहने से इवेंचुअली मार्केट में 2 चीजें हुई. कुछ कंपनीज एनकरेज हो गई जिसके वजह से उन्होंने पोल्यूशन कम कर दिया. कुछ कंपनीज जो एनकरेज नहीं हुई उनको तुमको परमिट सेल करने को मिला, मतलब उनका कॉस्ट बढ़ गया, मार्केट में ये लंबे अरसे तक टिक ही नहीं पाएंगे. इसीलिए इस कॉन्सेप्ट का नाम क्या आया बेटा, कैप एंड ट्रेड. कैप एंड ट्रेड के अंदर स्कीम का नाम क्या है, परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड. सो कहने से कंपनी एबीसी परफॉर्म्ड, they achieved the desired levels of pollution or lesser than that and therefore they were allowed to trade. क्या ये फ्री में होएगा कि इसके लिए पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेड किया मतलब समथिंग इन रिटर्न. ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था. ये क्लियर है क्या, चल अभी आगे देखते हैं और क्या हो सकता है.
सो कैप एंड ट्रेड वॉज इम्पॉर्टेंट, पोल्यूशन ये वाला, ये देख ये एडवांटेजेस, इसमें आई कैन नॉट बी ऑफ वैल्यू एडिशन। अच्छा, व्हाट इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी? बोलो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी कौन से गुड्स में होता है? मेडिसिन में हो सकता है, हॉस्पिटल्स में हो सकता है, एजुकेशन में हो सकता है। तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स बढ़ा देता है। मतलब इसका सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सब्सिडी प्रोवाइड करो। दूसरा तरीका क्या है? गवर्नमेंट खुद ही एंटर कर लेगा प्रोडक्शन को, या तो डायरेक्ट प्रोडक्शन ऑफ एनवायरमेंटल क्वालिटी। इन शॉर्ट, अगर कोई चीज़ सोशली डिजायरेबल है तो उस पर सब्सिडी लगा दो, उस पर गवर्नमेंट खुद का प्रोडक्शन चालू कर दे, तो ऑटोमेटिकली एक्सटर्नलिटीज बढ़ जाएगा। फिर क्या आया? गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन केस ऑफ विच गुड्स? बोलो मेरिट गुड्स आर सिमिलर टू पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी। तो मेरिट गुड्स का कंजम्पशन को कम करना है कि बढ़ाना है? मतलब ओवर प्रोडक्शन है, उसको अपने को ऑप्टिमम लेवल तक लेकर जाना है। उसके बाद व्हाट आर द गवर्नमेंट स्टेप फॉर डीमेरिट गुड्स? डीमेरिट गुड्स आर सोशली डिजायरेबल के सोशली नॉट डिजायरेबल? नॉट डिजायरेबल मतलब अनडिजायरेबल। तो सिगरेट्स, लिकर, हुक्का, ऑल दीज आर सोशली डिजायरेबल के अनडिजायरेबल? तो क्या करना चाहिए? गवर्नमेंट को कंप्लीट परसुएड करना चाहिए कि कृपया करके ये कमोडिटी मत कंज्यूम करिए। राहुल द्रविड़ का एक ऐड आता था थिएटर के अंदर, आप भी इसी तरीके से रन आउट हो सकते हैं अगर आप फूकेंगे तो। वो रमेश सुरेश इतना टार परसुएड करते हैं ना, नेगेटिव एडवर्टीजमेंट करते हैं। कौन सा एडवर्टीजमेंट करते हैं? फिर देयर कैन बी लेजिस्लेशंस कि भाई अगर दाढ़ी के बाल नहीं आए हैं तो सिगरेट इसको बेचने का नहीं। मतलब नॉट लिटरली दाढ़ी के बाल, व्हाट आई मीन टू से इज 80, हाँ एज कैन बी अ लिमिट। स्पेस को लेकर लिमिट हो सकता है कि जहाँ पर भी स्कूल है, हॉस्पिटल है, कॉलेज है, उसके बाहर पान टपरी का दुकान नहीं होना चाहिए। पर अपने इंडिया में एग्जैक्टली स्कूल के बाजू वाला गली में ही रहेगा, जाने दो। देन लिमिटेशन ऑन एक्सेस, किसको क्या चीज़ इजीली अवेलेबल हो रही है वो लिमिट लगा डालो। रेगुलेटरी कंट्रोल्स लगा डालो, गवर्नमेंट उस पर टैक्सेस हाई लगा सकता है। एंड फिक्सिंग ये मतलब कम प्राइस चार्ज करने का, फिक्सिंग अ मिनिमम प्राइस मतलब ये मिनिमम प्राइस ही बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि सिगरेट्स कैन नॉट बी सोल्ड बिलो ₹10, 10 रुपए के नीचे सिगरेट बेचना अलाउड ही नहीं है। ऐसा गवर्नमेंट को रूल बना देना चाहिए। अभी सिगरेट बनाने को लगता कितना है? 1 रुपया भी नहीं लगता। 1 सिगरेट इज नॉट इवन 1 रुपी, बट गवर्नमेंट ने उसको 10 टाइम्स एक्सपेंसिव किया, फिर भी फूकने वाला तो फूकेगा ही। सो बेस्ट तरीका क्या है ऐसे चीज़ों का कंजम्पशन रोकने का? बैन। पर अगर गवर्नमेंट इन सब चीज़ों का बैन कर देगा तो गवर्नमेंट के पास पैसा किधर से आएगा? हाईएस्ट सोर्स ऑफ टैक्स रेवेन्यू है। तो आज ऐसी चीज़ों पर गवर्नमेंट, अभी जैसे कि न्यूजीलैंड का गवर्नमेंट है, उन्होंने बीच में ऐसा सोचा था कि सिगरेट के ऊपर कंप्लीट बैन लेकर आते हैं। 1 महीने के अंदर वो लोग वापस सिगरेट को इंट्रोड्यूस कर दिया, क्योंकि उनको रियलाइज हुआ कि अगर सिगरेट पे बैन लगाएगा, लोग फूका नहीं तो मेरा इकोनॉमी फूक जाएगा। अच्छा, दूसरा क्या हो सकता है? एक और रूल जो गवर्नमेंट बना सकता है, सिगरेट को सिर्फ पैकेट में बेचो, डोंट सेल लूज सिगरेट्स। क्योंकि पैकेट खरीदना एक साथ एक तो एक्सपेंसिव हो गया। देख, 10 रुपया खर्चना पॉसिबल है, 200 रुपया थोड़ा डिफिकल्ट है। दूसरा, चल अगर 200 रुपए का सिगरेट अगर तू बॉक्स ले रहा है तो तेरे को एक ही फूकना है, बॉक्स रखेगा किधर? घर पर लेकर जाएगा, बाप देखेगा, तू और बाप मिल बैठकर मर जाएगा। कहने का मतलब, कहना ऐसे, यू कैन ब्रिंग इन रूल्स एंड रेगुलेशंस कि भाई कैसे भी करके ये सिगरेट का कंजम्पशन को बंद करो। बट कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी चाहती है कि तुम फूको। मतलब डायरेक्टली इनडायरेक्टली गवर्नमेंट वांट्स पीपल टू स्मोक बिकॉज रेवेन्यू, टैक्स कितना ज्यादा। एक बजट के अंदर पी चिदम्बरम नाम का इंडिया का एक फाइनेंस मिनिस्टर था, उसने एक बजट के अंदर बोला था, वेयर डू आई लुक फॉर रेवेन्यू इफ आई वांट टू इंक्रीज द गवर्नमेंट्स इनकम? द ऑब्वियस प्लेस इज लिकर एंड सिगरेट्स, जिसके ऊपर उसने इनडायरेक्ट टैक्सेस वो टाइम पर हुआ करते थे वो बढ़ा दिया। सो बेसिकली ये सारे तरीके हो सकते हैं, पर ये सबका फायदा नहीं। अभी जिसको फूकना है वो तो फूकेगा ही, क्योंकि सिगरेट का डिमांड इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। तो ये हो गया एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पर। उसके बाद यस,
गवर्नमेंट ही कमाए, करेक्ट। सवाल ही नहीं है। तो वही तो प्रॉब्लम है ना, मतलब एक्चुअली इन इलास्टिक चीजों के अंदर हम कुछ कर ही नहीं पाते क्योंकि टैक्स का बर्डन कैन बी कंप्लीटली शिफ्टेड ऑन द कंज्यूमर। सो प्रोड्यूसर तो खुश होएगा ना भाई, पर उसके लिए क्या है, अभी सिगरेट के बनाने के लिए गवर्नमेंट ने एक और रूल बनाया है, लाइसेंस लगेगा। तो हर कोई नहीं बनाता है ना, नहीं तो मैं भी थोड़ी ना आज यहाँ होता। मतलब संडे के दिन पर तू इमेजिन कर, खाखड़ा फाफड़ा जलेबी खाने का मन हो रहा है और मैं क्या कर रहा है, लेक्चर ले रहा है। तो आज अगर गवर्नमेंट क्या, इसीलिए तो एक और वर्ड था लेजिस्लेशन, मेक रूल्स, कि अगर किसी को सिगरेट बनाने का है तो भाई गवर्नमेंट से लाइसेंस लो। अभी गवर्नमेंट से लाइसेंस लेने का प्रोसीजर मतलब तू सोच ले, गवर्नमेंट में जाकर आधार कार्ड बनाना होता है ना, वो आधार कार्ड बनाने के लिए 8-8 महीना लगता है। तो अगर तुझे सिगरेट बनाने का लाइसेंस चाहिए तो तू सोच गवर्नमेंट तेरे को कितना पेल डालेगा, खर्चा मतलब अंडर द टेबल, सवाल ही नहीं है ना। मतलब कहने से दिस बिजनेस कैन बी डन ओनली बाय दोज हु आर हैविंग डीप पॉकेट्स, क्योंकि लाइसेंस लगता है। जैसे कि लिकर का शॉप कितना लुक्रेटिव बिजनेस है, तू देख कभी, मतलब आई डोंट नो वेदर यू हैव सीन, बट लिकर का शॉप्स ड्यूरिंग द टाइम ऑफ होली, दिवाली, पागल कोरोना आया था ना, तभी सबसे पहला लाइन दारू की दुकान पर लगा था। खाने का भाड़ में गया, खा तो कर लेंगे, पीने के लिए कुछ तो चाहिए। सो दीज आर सच कमोडिटीज विच आर वेरी हाई प्रॉफिट मार्जिन। बनाने के लिए कॉस्ट कम लगता है, सेलिंग प्राइस बहुत हाई मिलता है, प्लस टैक्स का बर्डन पूरा कस्टमर पे शिफ्ट हो जाता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, रूल्स एंड रेगुलेशंस, अगर तेरे को लिकर प्रोड्यूस करना है तो लाइसेंस लगेगा, तुझे लिकर सेल करने के लिए दुकान चाहिए तो भी लाइसेंस लगेगा। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अ लिकर लाइसेंस इज वर्थ 50 लाख रुपीज और मोर। एक दुकान खोलने के लिए मुझे 50 लाख का तो लाइसेंस फी देना पड़ेगा, हर किसी के लिए वो पॉसिबल नहीं है। तो ऑटोमेटिकली प्रोड्यूसर डिस्करेज हो जाता है टू सेल, पर पीने वाला तो पिएगा ही। और इतना इंडिया में लोग है, मार्केट एग्जिस्ट्स। फिर तुमको अगर इसमें डाउट रहेगा तो मेरे को बताओ, डू यू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ प्राइस फ्लोर, व्हाट इज अ प्राइस सीलिंग, द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइस फ्लोर एंड अ प्राइस सीलिंग? तू हाँ बोल रहा है, वो ना बोल रहा है, ना वाले को इज्जत देना ही पड़ता है। तो देख भाई, प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम प्राइस बिलो विच प्रोड्यूसर शुड नॉट सेल। अभी जैसे कि इंडिया के अंदर बहुत सारे फार्मर्स हैं और फार्मर्स को बम्पर क्रॉप होता है ना, फिर भी फार्मर सुसाइड करता है। अभी बम्पर क्रॉप हुआ मतलब कहना है क्रॉप, फसल तो अच्छा आया, तो फार्मर सुसाइड क्यों करता है? दलाल एक प्राइस नहीं देता है, और दूसरा मेरा अकेले का बम्पर क्रॉप थोड़ी है, बम्पर क्रॉप तो सबको हुआ। अच्छा सबको हुआ मतलब मार्केट में सरप्लस है, डिमांड कम है, सप्लाई ज्यादा है, तो मेरे को जो प्राइस मिल रहा है इक्विलिब्रियम प्राइस, वो फॉर एग्जांपल मेरे को इक्विलिब्रियम प्राइस मिल रहा है ओनली 75 रुपीज, विच इज वेरी लेस। तो अब ऐसे सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करता है, गवर्नमेंट फार्मर को मां कसम देता है MSP, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट बोलता है चाहे कुछ भी हो जाएगा तो 150 रुपया किलो के नीचे मत बेचना, अगर कोई नहीं खरीदेगा ना मैं तेरे से खरीदेगा। तो अब तू फार्मर है, मैं गवर्नमेंट है, ये दलाल है। फार्मर को मालूम है कि गवर्नमेंट 150 रुपया देने वाला है, तो ये तू दलाल के पास अपना माल बेचेगा क्या? अच्छा बेचेगा भी तो कितने में बेचेगा? 150 या 150 से ज्यादा में बेचेगा। अच्छा अर्जेंसी रहेगा तो 140 में बेचेगा, पर फिर भी तेरा जो लॉस एट 75 है। क्या होता है फार्मर्स के केस में, जनरली मिडलमैन पैसा खा जाता है। मिडलमैन मतलब दलाल लोग, इंटरमीडियरीज बोलते हैं इनको। तो ये इंटरमीडियरीज का तो फायदा हो जाता है, पर फार्मर कभी पैसा कमाता नहीं है और वो सुसाइड क्रिएट करता है या सुसाइड कमिट कर लेता है। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, एक काम करता हूं ना, आई विल गिव यू अ प्राइस फ्लोर। ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, इसका इशू प्राइस जो होता है वो इससे ज्यादा भी हो सकता है। सो मार्केट का इक्विलिब्रियम कितने रुपीस पर आया इन द डायग्राम 75। गवर्नमेंट ने कसम कितने का खाया? 150। पर जरूरी है गवर्नमेंट 150 दे? कम दे सकता है क्या?
नहीं, चाहे कुछ भी हो जाएगा 150 तो देगा ही, पर 150 के ऊपर गवर्नमेंट कैन इवन गिव एट 180 रुपीज. दिस इज कॉल्ड एज प्रोक्योरमेंट प्राइस. कौन सा प्राइस? प्रोक्योर का मतलब परचेस करना. प्रोक्योर का मतलब, सो गवर्नमेंट ने मां कसम कितने का खाया था? 150. पर खरीद कितने में सकता है? 150 से ज्यादा. ऐसे कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं प्राइस फ्लोर. प्राइस फ्लोर का मतलब होता है मिनिमम प्राइस बिलो विच द प्रोड्यूसर शुड नॉट सेल, एंड दिस इज ऑलवेज अबव द इक्विलिब्रियम. इट इज ऑलवेज वेयर? इट इज अबव द इक्विलिब्रियम. तो अभी तू इसका उल्टा करके दे मेरे को. एक और कॉन्सेप्ट है जिसका नाम क्या है? प्राइस सीलिंग. ऊपर वाले केस में सरप्लस था, तो ये वाले केस में एमआरपी स्कैरसिटी आ सकता है. इससे ऊपर बेच नहीं सकता है. करता हूं ना. सो कहना से प्राइस सीलिंग के अंदर हम क्या लिखेंगे? इट इज द मिनिमम प्राइस के मैक्सिमम प्राइस अबव विच कंज्यूमर लिखेगा तो भी चलेगा, प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल, शुड नॉट बाय. तो दिस इज ऑलवेज बिलो द इक्विलिब्रियम. बोल ना बेटा. ग्राफ में प्रिंटिंग एरर लग रहा है. क्यों रे, क्या हो गया? हाँ, मतलब वो लोग ने इक्विलिब्रियम इसको लिया, 150 रुपए को इक्विलिब्रियम लिया. मतलब मार्केट में जब स्कैरसिटी होता है तो प्राइस ज्यादा होता है. प्राइस ज्यादा है तो इक्विलिब्रियम 150 पर है, पर सबके लिए अफोर्डेबल. तो गवर्नमेंट क्या बोलेगा कि भाई तू इतने में ही बेच, इससे ज्यादा में तेरे को बेचने में देगा नहीं. सो ये वाले डायग्राम में वो लोग ने इक्विलिब्रियम 75 को लिया, ये वाले डायग्राम में ये लोग ने इक्विलिब्रियम 150 को लिया. बट यू कैन प्राइस से अपने को क्या, अपने को तो इतना ही समझ में क्या है, इक्विलिब्रियम के नीचे है तो वो प्राइस सीलिंग, इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो प्राइस फ्लोर. इसमें ऊपर प्रोड्यूसर को प्रोटेक्ट किया तो नीचे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट किया. ऊपर वाले में सरप्लस का प्रॉब्लम था तो नीचे वाले में स्कैरसिटी का प्रॉब्लम था. बराबर है. सो दिस इज ऑल्सो डन. इसके अलावा यूनिट 2 में और कुछ भी पढ़ाने जैसा नहीं है. बोलो, एक बार गो थ्रू करना है तुमको. यूनिट 2 तो कर लो और मेरे को बताओ. आई विल गिव यू 5 to 7 मिनट्स इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस. यूनिट 2 पार्ट 2, क्योंकि पार्ट 1 तो हो चुका था. यूनिट 2 का पार्ट 2 इज गवर्नमेंट इंटरवेंशन. यूनिट 3 के अंदर 2 ही कॉन्सेप्ट है जो मुझे लगता है कि तुम लोगों को पता होना चाहिए. बजट का कंपोनेंट्स क्या है. अच्छा, इसके अंदर और बहुत सारी चीजें हैं वैसे यूनिट 3 के अंदर. जिसने भी पढ़ा रहेगा उसको पता रहेगा कि देर इज अ ग्यूलेटाइन, देर इज अ कट मोशन, देर इज एन आउटकम बजट, देर इज अ कंसोलिडेटेड फंड्स, देर इज अ कंटिंजेंसी फंड, देर इज अ पब्लिक अकाउंट, देर इज एन एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देर इज अ प्राइमरी डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट. मतलब बहुत सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं. अच्छा, वो लोग ने उसके अंदर बहुत सारा इंफॉर्मेशन भी दिया है कि बजट स्पीच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए, पार्ट बी. फिर फाइनेंस बिल क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल क्या होता है, ऐसा बहुत सारा इंफॉर्मेशन है. सो अगर तुमको वो कोई कॉन्सेप्ट पर हेल्प चाहिए रहेगा तो वो तो करेगा ही. साथ में आई विल कवर 2 पार्ट्स इन यूनिट नंबर 3. व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ अ बजट and what are the types of deficit. So you have 10 minutes to go through whatever you want in unit number 2. कुछ डाउट रहेगा तो मेरे को पूछो, नहीं रहेगा तो आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ यूनिट नंबर 3. एमसीक्यू सॉल्व करना रहेगा तो एमसीक्यूज भी सॉल्व कर लो यूनिट 2 का, जिसको जो ठीक लगे. जो पढ़ने वाला पार्ट भी अगर किसी ने नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, उसमें भी कुछ डाउट रहेगा तो आई कैन सॉल्व. बोल. फ्री राइडर मतलब चाहिए सबको, पर किसको उसके लिए पैसा भरने का इच्छा नहीं है. जैसे कि वी ऑल वांट डिफेंस का सर्विसेज, बट नन ऑफ अस आर विलिंग टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट फॉर सेम. सो फ्री राइडर प्रॉब्लम इज जनरली इन केस ऑफ प्राइवेट गुड्स के पब्लिक गुड्स. पब्लिक गुड्स.
तेरा डाउट क्या है मैं वो नहीं समझ पाया. सो विच MCQ डू यू वांट मी टू कवर? रीड कर. हाँ तो फ्री राइडर प्रॉब्लम होता क्यों है ये सवाल है. ए ऑप्शन. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जीरो मार्जिनल कॉस्ट पर तो ये गुड्स प्रोड्यूस होता ही नहीं है और ये प्रॉब्लम ही नहीं है. तो ये तो नहीं है. बी. कुछ भी. वाई कांट मार्केट बेनिफिट कैन नॉट बी कैलकुलेटेड. आज डिफेंस है तो डिफेंस का बेनिफिट्स है ना. सो तो मार्जिनल बेनिफिट इज द एडिशनल बेनिफिट. तो क्या मैं बेनिफिट कितना मिल रहा है फ्रॉम अ पर्टिकुलर गुड और अ सर्विस ये कैलकुलेट कर सकता है? द आंसर इज यस. अच्छा अगर ये मुझे एक बात बता, क्या ये फ्री राइडर प्रॉब्लम है कि मार्जिनल बेनिफिट कैन बी कैलकुलेटेड? देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजेस बिकॉज ऑफ व्हाट. सो इज अ फ्री राइडर प्रॉब्लम अराइजिंग बिकॉज ऑफ मार्जिनल बेनिफिट बीइंग कैलकुलेटेड? तो ये भी आंसर नहीं है. नेक्स्ट सी. दिस इज द प्रॉब्लम. फ्री क्यों है? फ्री राइडर प्रॉब्लम क्यों है? क्योंकि वो नॉन एक्सक्लूडेबल है. नॉन एक्सक्लूडेबल का मतलब यू हैव टू पे अ प्राइस, नॉट पे अ प्राइस. सो नॉट पे अ प्राइस इज फ्री. So it leads to a problem called as free rider problem. So your answer is C. बोलो ना सर. मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर तो उल्टा बोल रहा है मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब मार्केट इक्विलिब्रियम के ऊपर रहेगा तो सप्लाई ज्यादा रहेगा और डिमांड कम रहेगा. बिकॉज इक्विलिब्रियम के ऊपर सरप्लस होता है, इक्विलिब्रियम के नीचे स्केर्सिटी होता है. सो तेरा कुछ अंडरस्टैंडिंग में कुछ तो प्रॉब्लम रहेगा. प्लीज देखो डायग्राम से प्रूफ करके दिखाऊं. करेक्ट. सो मैं देखो इसका लॉजिक समझाता हूँ. फ्लोर मिनिमम एंड फ्लोर इज द मिनिमम, मतलब इट इज ऑलवेज अबाउट द इक्विलिब्रियम. वो मैं समझ गया, क्योंकि नॉर्मल आदमी भी क्या सोचेगा, फ्लोर बोला है तो नीचे होना चाहिए और सीलिंग बोला है तो ऊपर होना चाहिए. वो लॉजिक नहीं है ना. फ्लोर का मतलब मिनिमम है और सीलिंग का मतलब मैक्सिमम है. बट मैक्सिमम प्राइस अबव विच द प्रोड्यूसर कैन नॉट सेल. दिस सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ स्केर्सिटी जो तेरे दिमाग में सरप्लस था, और प्राइस फ्लोर सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ सरप्लस जो तेरे दिमाग में स्केर्सिटी था. तो वो थोड़ा सा आई कैन फील यू, बिकॉज जब मैं पहली बार ये चैप्टर पढ़ा रहा था ना, फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ, आई हैड द सेम प्रॉब्लम. सो आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गॉट इट. इसके लिए मैंने तेको बताया कि तू इक्विलिब्रियम का डायग्राम के ऊपर विजुअलाइज कर. इक्विलिब्रियम के ऊपर है मतलब प्राइस ज्यादा है. हायर द प्राइस हायर द सप्लाई. सो सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड. और दूसरा वो जो इक्विलिब्रियम तेरे को मिला ना, वो ऑलरेडी सरप्लस वाला था. तो क्या हुआ कि एट दैट प्राइस फार्मर का बेनिफिट नहीं हो रहा है. तो फार्मर को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने उसको इक्विलिब्रियम से ज्यादा प्राइस ऑफर किया. वो कम से कम मिनिमम प्राइस जो है वो है प्राइस फ्लोर. तो तू फ्लोर को मिनिमम और सीलिंग को मैक्सिमम ये लॉजिक से कर तो तेरे को प्रॉब्लम नहीं आएगा. फिर तेरे को ये नहीं लगेगा कि ये अबव क्यों है और बिलो क्यों है, सीलिंग अबव होना चाहिए और ये बिलो होना चाहिए, ये डाउट नहीं आएगा. जब भी यूनिट 3 पे जाने का रहेगा लेट मी नो. MCQs वगैरह सॉल्व करना है यूनिट 1 का, यूनिट 2 का, फील फ्री टू सॉल्व द MCQs एज वेल. देख छोटे छोटे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि व्हाट इज अ फाइनेंस बिल, व्हाट इज एन अप्रोप्रिएशन बिल, व्हाट इज एन आउटकम बजट, व्हाट इज अ गिलेटाइन, व्हाट इज अ कट मोशन, व्हाट इज कंसोलिडेटेड फंड, कंटिंजेंसी फंड.
अभी ये सब एक एक लाइन के कॉन्सेप्ट है जो तेरे को पता हो. व्हाट इज अ फाइनेंस बिल, व्हाट इज अ फाइनेंस एक्ट, कितने दिनों के अंदर फाइनेंस बिल, मतलब एमसीक्यूज का कोई एंड ही नहीं है. कॉन्सेप्चुअल दो ही चीजें. कॉन्सेप्ट्स में आता है एक बजट का कंपोनेंट्स क्या है, और दूसरा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डेफिसिट, क्योंकि उसके बेसिस पर आता है एमसीक्यू. तूने अगर देखा रहेगा तो एमसीक्यूज होते हैं जो सम्स है, तो वो सम करने को बहुत सारे लोगों को आता नहीं है, क्योंकि उनको फिजिकल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट करना है वो ही नहीं पता है. तो अगर तुझे फिजिकल डेफिसिट कैलकुलेट करने को नहीं आएगा तो लफड़ा है. बाकी सब कैन बी डन ऑन योर ओन. इवन इफ यू रीड व्हाट इज अ गिलेटाइन, तेरे को पता चल जाएगा कि गिलेटाइन का मतलब क्या होता है, कट मोशन का मतलब क्या होता है, अप्रोप्रिएशन बिल का मतलब क्या होता है. तो कॉन्सेप्ट बहुत है, दो पढ़ने लायक है, मतलब मेरे एंड से, और बाकी का सब यू कैन डू इट ऑन योर ओन. I'll wait for 10 more minutes max. ये हो जाएगा, उसके बाद वी विल कंप्लीट यूनिट नंबर 3, उसका एमसीक्यूज. यूनिट 4 में ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, पर अगर कुछ डाउट्स रहेगा तो सॉल्व करके दूंगा, नहीं रहेगा तो इफ यू वांट यू कैन टेक अ स्मॉल ब्रेक फॉर 10 minutes एंड देन वी स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 8, मनी मार्केट. पूरा कॉन्सेप्ट ही है. जैसे कि यूनिट 2 जो है उसके अंदर फॉर्मूला है M1 M2 M3 M4, बाय हार्ट करना पड़ेगा, पर उसके पीछे भी लॉजिक तो है. यूनिट 1 के अंदर 6 थियरीज है. कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच, कैश बैलेंस अप्रोच, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी. यूनिट 4 भी मैंने करवाया, अगर किसी को यूनिट 4 का एमसीक्यू सॉल्व करना है तो वो भी कर सकता है. यूनिट 4 में एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है क्राउडिंग आउट. सो व्हाट डू यू मीन बाय क्राउडिंग आउट? 2 मिनट यहां पर ध्यान दे देना, फिर एमसीक्यूज करना. क्राउडिंग आउट इज अ सिचुएशन व्हेन गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट के वजह से प्राइवेट सेक्टर इज रिमूव्ड आउट. अच्छा, जब रिसेशन होता है इकोनॉमी के अंदर तो प्राइवेट सेक्टर को तो इन्वेस्टमेंट करने में कोई मोटिव है नहीं, उसको ये रिस्की लगेगा कि ये टाइम पर मैं इन्वेस्टमेंट करेगा तो डूब जाएगा. पर इकोनॉमी में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो इकोनॉमी में रिकवरी कहाँ से आएगा? तो किसी ना किसी को तो इन्वेस्टमेंट करना है, और ये जवाबदारी हमेशा कौन लेता है? गवर्नमेंट. सो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन व्हेन गवर्नमेंट इन्वेस्ट मनी इन द इकोनॉमी, वो लोग जब इन्वेस्ट करते हैं तो बोरो करते हैं इन लार्ज सम्स. और रिसेशन में एक एडवांटेज गवर्नमेंट को यह मिलता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, क्योंकि जब डाउन ट्रेंड होता है तो इंटरेस्ट रेट्स कम होता है, तो गवर्नमेंट कैन बोरो मोर एट अ लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट. अब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया, जिसके वजह से इकोनॉमी में रिकवरी आ गया. अच्छा, रिकवरी आने लगा तो धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने लगा, फंड्स का अवेलेबिलिटी कम होने लगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी बोरो कर लिया. तो इंटरेस्ट रेट, फंड्स का अवेलेबिलिटी कम है और इंटरेस्ट रेट बढ़ चुका है. क्या इस सिचुएशन में भी ऑल प्राइवेट सेक्टर इंडिविजुअल्स आर एनकरेज टू मेक एन इन्वेस्टमेंट कि नॉट एनकरेज्ड? क्या बोलूं मैं वापस, मतलब हिंदी में बोलूं? When there is recession in the economy, rate of interest is less, government borrows large sum of money at a lower rate of interest so that it can ensure that there is recovery in the economy. Now when recovery period starts, what happens in the economy is there is expansion, जिसके वजह से इंटरेस्ट रेट्स जो पहले कम थे अब बढ़ने लगेगा. दूसरा प्रॉब्लम, क्या गवर्नमेंट ने फंड्स ऑलरेडी बोरो कर लिया है, तो उसके वजह से जो मार्केट में अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स है वो बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा? तो किसके आने के वजह से किसका दरवाजा बाहर के तरफ खुला? गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट करने के वजह से जब प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट्स को डिस्करेजमेंट हो जाता है तो उस इफेक्ट को बोलते हैं क्राउड आउट. So crowding out is an effect of investments made by the government. Because of the investment made by the government, private sector is crowded out.
ये कॉन्सेप्ट का नाम है क्राउडिंग आउट, बस इतना ही है वो कॉन्सेप्ट के अंदर, और कुछ भी नहीं है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर इज वेरी इंटरेस्ट सेंसिटिव। अगर प्राइवेट सेक्टर को बोलेगा लोन चाहिए तो लेने के लिए तो रेडी रहेगा, बट एट लो रेट ऑफ इंटरेस्ट। पर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट तो रिसेशन में होता है, रिसेशन में वो लेता नहीं है। तो जब रिकवरी के टाइम पर रेट ऑफ इंटरेस्ट एक्सेसिवली बढ़ जाता है तो प्राइवेट सेक्टर को वो इतना लुक्रेटिव या अपॉर्चुनिटी दिखता नहीं है। सो बिकॉज ऑफ द इन्वेस्टमेंट मेड बाय द गवर्नमेंट, इंटरेस्ट रेट्स हैव गॉन अप, and at higher interest rates nor the household nor the private sector is willing to borrow money at a higher rate of interest. So not only the private sector is crowded out but even household can be crowded out. जैसे कि आज अगर इंडिया में सपोज कर 10% रेट ऑफ इन्फ्लेशन है तो आरबीआई क्या करेगा? खींचेगा, मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ा डालेगा। इंटरेस्ट रेट बढ़ा डालेगा मतलब क्या हर प्राइवेट सेक्टर वाला हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन लेगा? नहीं लेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? जब इंटरेस्ट रेट बढ़ जाता है तो प्राइवेट सेक्टर वाला सोच समझ कर लोन लेगा, उसके लिए अगर फीजेबल रहेगा तो ही वो लोन लेगा। तो एक इन्वेस्टमेंट की वजह से जब दूसरे के इन्वेस्टमेंट का पत्ता कट हो जाता है उसको बोलते हैं क्राउडिंग आउट। किसका इन्वेस्टमेंट के वजह से? गवर्नमेंट। किसका पत्ता कट हुआ? प्राइवेट सेक्टर, उसको क्राउडिंग आउट बोलते हैं। तो देख उसके लिए है ना बेटा, मटेरियल के अंदर बहुत मस्त एक्सप्लेन किया है। आई थिंक यू शुड रीड वॉट इट इज, हार्डली 15 लाइन्स। ICAI मटेरियल को तू पढ़ेगा ना, इतना ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया है वो लोगों ने कि तेरे को पढ़कर ही समझ में आ जाएगा। सो वो पढ़कर देखते को चाहिए। तो तेरे से क्यों लेगा? डिपेंड करता है ना सिचुएशन कैसा है। अच्छा, रिसेशन के टाइम पर पब्लिक से लेगा क्या लोन? इसका मतलब ये टाइम पर वो लोन किससे लेगा? इंस्टीट्यूशन से लेगा, या तो एक्सटर्नल डेट लेगा, क्योंकि तेरे पास तो है ही नहीं ना। अगर तेरे पास होता तो प्रॉब्लम ही किधर था? सो गवर्नमेंट बॉन्ड्स कब इशू करता है? नॉट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ रिसेशन, इट इज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इन्फ्लेशन, व्हेन यू हैव द मनी टू बाय एंड गवर्नमेंट वांट्स टू रिड्यूस द लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी। सो बहुत सोच समझ के वो करता है, और ये बहुत लॉजिकल चीज है। तू थोड़ा शांत, इसके लिए ना यू नीड अ काम हेड समझने के लिए, क्योंकि वो ऊपर नीचे हो जाएगा ना तो पूरा कॉन्सेप्ट हिल जाएगा। यूनिट 4 में जितने भी MCQs है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यूनिट 4 में 24 MCQs है, और वो 24 MCQs को सॉल्व करने के लिए तेरे को कम से कम 45 मिनट लगेगा। क्योंकि क्या है, उल्टा है ना, इनवर्स रिलेशनशिप है। एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी का मतलब बता। मतलब पूछा हाँ तो मैंने तो मतलब पूछा। तू मुझे बता रहा है कि दिस अकर्स ड्यूरिंग रिसेशन। करेक्ट। सो एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी में इंजेक्ट करना है, इंजेक्ट करने के लिए एक्सपेंडिचर बढ़ाना पड़ेगा, टैक्स कम करना पड़ेगा। अब इसी की जगह पर ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन या ड्यूरिंग एक्सपेंशन क्या होएगा, ये सवाल आएगा। तो तेरे लिए तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि पूछ क्या रहा है सारा। एक्सपांशनरी फिस्कल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन बोला मतलब कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी है, और ड्यूरिंग रिसेशन बोला तो एक्सपांशनरी। तो जैसे ही वर्ड ड्यूरिंग आया मतलब ये सिचुएशन में क्या करना है, और जैसे ही वर्ड एक्सपांशनरी फिस्कल पॉलिसी आया तो तेरे को ये आइडेंटिफाई करना है कि सिचुएशन क्या है। तू समझा क्या मैं क्या बोला? उसमें बहुत फर्क है, उल्टा है। तो तेरे को बहुत केयरफुली वो MCQs को सॉल्व करना पड़ेगा, बिकॉज वो 24 MCQs के अंदर तू देख मेजरली जितने MCQs है सब एक ही सवाल पूछ रहे, पर अलग अलग तरीके से पूछ रहे। इजी है ये वाला चैप्टर, इतना टफ नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा है। थोड़ा शांत दिमाग से अगर एक दिन लेकर बैठे ना तो दिस चैप्टर कैन बी डन विद इन 6 to 7 hours, नॉट मोर देन दैट।
चलो टाइप्स ऑफ बजट पर आऊं क्या? टाइप्स ऑफ बजट के पहला बजट का कंपोनेंट्स क्या है? सो सिंपल भाषा में हम बोलते हैं बजट में दो पार्ट्स होता है, एक रिसीट्स होता है और एक रिसीट्स दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू रिसीट और यहाँ पर ही तुम्हारा लफड़ा है, तुमको नहीं मालूम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड कैपिटल. प्लीज टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू रिसीट्स एंड कैपिटल रिसीट्स जो रिकरिंग होता है. ये जो तू बोला ना ये बहुत कम लोगों को पता होता है. जो रिकरिंग नॉन रिकरिंग दे रहा है ना वो मेरे को एनपीओ पढ़ा रहा है ऐसा वाला फीलिंग आ रहा है, क्योंकि ये एनपीओ के अंदर भी तुमको ऐसा एक रेवेन्यू अकाउंट होता है, नहीं कैपिटल अकाउंट होता है. अटर नॉनसेंस, टोटल बकवास. ये सिर्फ टेम्पररी मीनिंग सही है, लॉन्ग टर्म के लिए ये भाई ने जो बोला वो एकदम जोरदार बोला. तो पहले तो चलो स्टार्ट करें क्या? चलो बजट के अंदर रिसीट्स दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू और एक कैपिटल. रेवेन्यू रिसीट्स डू नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी. जब भी वर्ड रेवेन्यू आता है ना तो उसका इम्पैक्ट असेट और लायबिलिटी पर नहीं होता है. जैसे कि रेवेन्यू रिसीट्स आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टैक्स एंड non-tax. Tax is further divided into two parts. Direct tax is further divided into two parts. Personal income tax, corporate tax. तो बता इसमें से कोई भी ऐसा आइटम है क्या? अच्छा व्हाट नॉन टैक्स में क्या क्या आता है? फीस, फाइन्स, पेनल्टीज, गिफ्ट, ग्रांट, डोनेशन, फलाना डिंगना. क्या इसमें से किधर भी असेट बढ़ा कम हुआ, लायबिलिटी बढ़ा लायबिलिटी कम हुआ? कुछ भी नहीं. So when something does not have an impact on asset and liability, then it is called as revenue receipt या revenue budget. So देख मैंने ना ब्लू कलर में जो बनाया है, they will have an impact on asset and liability. जैसे कि जो कैपिटल रिसीट है इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स. व्हाट आर द टू पार्ट्स ऑफ कैपिटल रिसीट? एक डेट क्रिएटिंग और एक नॉन डेट क्रिएटिंग. क्या बोला? एक और एक नॉन डेट क्रिएटिंग. डेट क्रिएटिंग मतलब इसकी वजह से डेट क्रिएट होगा कि नहीं होगा? सो डेट क्रिएटिंग के अंदर एक ही आता है बोरोइंग्स. बोल बोरोइंग्स की वजह से क्या होता है? असेट बढ़ता है कि लायबिलिटी बढ़ता है? सो कहना से लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो वो डेट क्रिएटिंग. अच्छा नॉन डेट के अंदर दो कैटेगरीज है. व्हाट आर द टू कैटेगरीज ऑफ नॉन डेट क्रिएटिंग? करेक्ट. एक है डिसइन्वेस्टमेंट और एक है रिकवरी ऑफ लोन. बोल डिसइन्वेस्ट किया मतलब असेट को खरीदा कि असेट को बेचा? मतलब अपना असेट कम हो गया. लोन रिसीवेबल है कि पेएबल है? रिकवरी ऑफ लोन रिसीवेबल है कि पेएबल है? रिसीवेबल है. ये बराबर ना? रिसीवेबल है मतलब असेट है. अगर वो आ गया तो मेरा असेट क्या हो जाएगा? कम. सो रेवेन्यू रिसीट्स के वजह से क्या होता है? या तो लायबिलिटी बढ़ जाता है या तो असेट्स कम हो जाता है. लायबिलिटी बढ़ जाता है या तो असेट्स, तो उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू कैपिटल रिसीट्स. नॉट रेवेन्यू, में शायद रेवेन्यू बोला, कैपिटल रिसीट्स. अभी व्हाट आर पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? गजब मच्छर है, इतना बड़ा मच्छर मार दे भाई. बता व्हाट आर रेवेन्यू एक्सपेंसेस? एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब कहना है इसे गवर्नमेंट का सैलरीज, गवर्नमेंट पेंशन देता है, जो भी गवर्नमेंट डिविडेंड देता है, इंटरेस्ट देता है, ऑल दैट आर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. व्हाट इज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर? ब्रिज बनाया मतलब कहना है इसे इंफ्रास्ट्रक्चर असेट क्रिएट किया. सो एक्सपेंडिचर ऑन डेवलपमेंट ऑफ some physical assets, development of some. बोल ये एक हो गया. इसके वजह से असेट बढ़ गया. और क्या कर सकता है गवर्नमेंट? लोन दे सकता है. मतलब कहना है गवर्नमेंट कैन लेंड मनी, लोन्स देना. अच्छा लोन देने के वजह से भी असेट क्या होता है? अच्छा गावत इरेज करने को जा रहा हूं तो और खराब हो रहा है.
तो लोन्स जो है उसकी वजह से भी असेट बढ़ जाता है क्योंकि ये रिसीवेबल है, और कहने से अगर गवर्नमेंट ने लोन को रीपे किया तो लायबिलिटी कम. सो एनीथिंग विच हैज अ इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी, क्या बोला, एनीथिंग विच हैज अ इम्पैक्ट ऑन असेट एंड लायबिलिटी इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल बजट. Capital budget is divided into two parts: capital receipts and capital expenditure. Capital receipts can be debt creating or non-debt creating, whereas capital expenditure can be of three categories: expenditure on development of physical assets, या तो loans या तो recovery of loan. ये clear है पक्का? अच्छा हाँ, मैंने किसी को लोन दिया था, उसने मुझे वापस दे दिया, रिकवरी ऑफ लोन. सो आई हैड गिवन लोन टू महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र स्टेट ने वो लोन को लौटा दिया, रिकवरी ऑफ लोन. मैंने लोन दिया था बांग्लादेश को, बांग्लादेश ने वो पैसा मुझे वापस लौटा दिया, तो रिकवरी ऑफ लोन. अच्छा, बजट कितने के टाइप का होता है? तीन, एक्चुअली दो ही होता है. हाँ, एक बैलेंस्ड होता है और एक अनबैलेंस्ड. अच्छा, बैलेंस्ड बजट के अंदर रिसीट इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर, अनबैलेंस के अंदर रिसीट्स आर नॉट इक्वल टू एक्सपेंडिचर. अनबैलेंस के अंदर दो टाइप होता है, एक सरप्लस और एक सरप्लस. बजट के अंदर डैश इज ग्रेटर देन डैश, receipts are greater than expenditure. When should this budget be included? Inflation. And when should we have a deficit budget? During the time of recession. ये क्लियर है कि ये समझाना है? श्योर हो? टाइप्स ऑफ डेफिसिट समझाना है. तीन टाइप का डेफिसिट होता है, फॉर्मूला आता रहेगा तो बताना. व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला? एक जन को आता है, बाकी के लोगों का नहीं आता है, तो पहले ही बोल दो, पढ़ाना शुरू करता हूं. डू वी नो व्हाट आर द थ्री टाइप्स ऑफ डेफिसिट? द आंसर इज येस और नो. नो, गुड. चल, तो यहां पर अपन लिखते हैं रिसीट्स. अरे ये अगर लिखने देगा तो और यहां पर है एक्सपेंडिचर. रिसीट्स और एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट होता है उसको हम बजट बोलते हैं. रिसीट्स दो टाइप का होता है, एक रेवेन्यू रिसीट्स और एक कैपिटल रिसीट्स. वैसे ही एक्सपेंडिचर भी दो टाइप का होता है, कैपिटल पहले रेवेन्यू आना चाहिए ना. और यहां पर आएगा रेवेन्यू, नहीं, कैपिटल एक्सपेंडिचर. बराबर है? बोलो. रेवेन्यू रिसीट्स के बारे में जब भी बात करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या आता है? टैक्स, नॉन टैक्स. सो फॉर एग्जांपल अपना रेवेन्यू रिसीट्स आर 3000 crores, whereas our revenue expenditure is 10,000 crores. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में क्या क्या आया? तो वेजेस एंड सैलरीज 2000 करोड़. फिर और क्या आता है? तो पेंशन चलेगा. पेंशन कितना है? से फॉर एग्जांपल 1000 crores. ट्रांसफ़र पेमेंट्स भी होता है, आई अग्री, बट मेरे को अगर नाम देने का रहेगा तो आई कैन राइट इंटरेस्ट. से फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट इज 3000 crores. एंड एक और अदर्स जिसके अंदर बाकी का सब आएगा, गवर्नमेंट का खर्चा, ट्रांसफ़र, ये वो फलाना ढिंकना. टोटल कितना हो गया? ये 4000. सो हाउ मच इज माई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? 10. हाउ मच इज माई रेवेन्यू रिसीट्स? 3. तो मेरे को रेवेन्यू डेफिसिट कितने का मिला? सो रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? रेवेन्यू डेफिसिट इज इक्वल टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स. रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कितने का था? इट वाज 10,000. रिसीट्स कितने का है? 3000. सो मेरा रेवेन्यू डेफिसिट कितने का आया? 7000. ये रेवेन्यू डेफिसिट का फॉर्मूला है. इस पे एमसीक्यू आता है. क्लियर है ये?
पर क्या हमको सिर्फ रेवेन्यू अकाउंट से मतलब है कि रेवेन्यू कैपिटल दोनों से मतलब है? दोनों से। कैपिटल रिसीट्स का दो पार्ट में ब्रेकअप होता है। एक होता है नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट। ये मच्छर कोई मार रहा है अभी तक। बोल, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट में आएगा एक डिन हो गया, ये डायनासोर हो गया। इन्वेस्टमेंट से फॉर एग्जांपल डिसइन्वेस्टमेंट कितना 1000 करोड़ का हुआ? 4000। अच्छा, उसके बाद क्या आता है नॉन डेट में? रिकवरी ऑफ लोन से फॉर एग्जांपल ये कितना हो गया? 5000 करोड़। पर कहना से एक और होता है डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट, ये बराबर जिसके अंदर आता है बोरोइंग्स से फॉर एग्जांपल मैंने बोरो किया है 7000 करोड़ और मेरा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो 20,000 करोड़ है। मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर कितना 1000 करोड़ है? तो व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर? 30,000। 10 रेवेन्यू का, 20 कैपिटल का। अब अगर नेकेड आई को पूछो हाउ मच इज द डेफिसिट, करो कैलकुलेट। मेरा टोटल इनकम कितना है? 20। कैसा 20? गजब लोग है। 20 कैसा हुआ मैं अभी तक सोच रहा। तुम्हारा मैथ्स भी वीक है सालो। 3 + 4 + 5 + 7 20 होता है। कोई तो दारूडिया 20 बोला। 3 + 4 7 7 प्लस से आ जान दे 7 + 5 14 12 + 7 इज 19। सो व्हाट डू यू सी? तुझे दिख रहा है कि 11,000 करोड़ का डेफिसिट है, पर डू यू थिंक दिस इज द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी? डू यू रियली थिंक दैट वी आर शॉर्ट ऑफ ओनली 11,000 करोड़? देन हाउ मच आर वी एक्चुअली शॉर्ट ऑफ? रॉन्ग, रॉन्ग। ये 19 बोल रही है, रॉन्ग। ओके, एक एक करके अपने को सब ट्रायल एंड एरर करना है, विच इज अगेन रॉन्ग। कितना बोली? 18 इज करेक्ट। हाउ 18? बोरोइंग्स। क्योंकि फिर तू कल मेरे को वापस ये डाउट पूछेगा। डैश, ध्यान देना। सो कहना से दिखने में क्या लग रहा है कि 30 - 19 11,000 करोड़ इज द डेफिसिट, बट दैट इज नॉट द ट्रू पिक्चर। फॉर ट्रू पिक्चर वी कैलकुलेट फिस्कल डेफिसिट। विच डेफिसिट? फिस्कल डेफिसिट कैसे कैलकुलेट होता है? इट इज द टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स बट एक्सक्लूडिंग बोरोइंग्स। एक्सक्लूडिंग व्हाट? तो मेरे को बता, टोटल एक्सपेंडिचर कितना 1000 करोड़ का था? 30,000 करोड़ का था। सत्य है। ये क्या है इसको? और अपना टोटल रिसीट्स है 19, पर 7 तो बोरो किया है, मतलब एक्चुअल में अपना रिसीट्स कितना है? तो 12,000 करोड़ ही है। ये भगवान मम्मी, अरे कितनी बार, पर ये ना ये टच का प्रॉब्लम है। तो चल घर पे जाते हैं। सो 30,000 माइनस 18,000 आएगा कि 12,000 आएगा? सॉरी, दिस विल बी 12। ये 12 किधर से आया नंबर? रेवेन्यू रिसीट्स 3, नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट 9। सो 3 + 9 कितना हो गया? 12। इसका मतलब तेरे को एक्चुअली में कितने का शॉर्टफॉल था? 18। 18 में से 7 तुझे लोन मिला है, 11 अभी भी तुझे मिला। सो योर फिजिकल डेफिसिट इज 18,000 एक्सक्लूडिंग द बोरोइंग्स। इसको कैलकुलेट करने का एक और तरीका है। फिजिकल डेफिसिट इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट्स प्लस
नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स, इसका मतलब टोटल एक्सपेंडिचर कितना था अपना 30, रेवेन्यू रिसीट्स कितना था 3 था ना। हाँ, तो इसको मैं ब्रैकेट में ही लिखता हूं, $3,000 और नॉन डेट क्रिएटिंग कितना था 9,000, मतलब इनडायरेक्टली बोरोइंग्स को तो यहां पर भी मैंने नहीं लिया है। सो आंसर क्या आएगा 30,000 माइनस 12,000 विच इज इक्वल टू 18,000, बराबर है। फिर एक और डेफिसिट आता है जिसका नाम है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट इज एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स। सो अपना फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट 18,000 करोड़ माइनस 1,000 इज योर प्राइमरी डेफिसिट ऑफ 17,000। सो टोटल कितने टाइप का डेफिसिट्स है 3। कौन सा 3 टाइप का डेफिसिट है, एक रेवेन्यू, एक फिजिकल और एक प्राइमरी। क्लियर है ये? यूनिट 3 इज डन, इसमें इतना ही है। और यूनिट 4 मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, इंक्लूडिंग क्राउडिंग आउट। सो व्हाट आई वांट यू टू डू इज सॉल्व एटलीस्ट सम्स बेस्ड ऑन दिस डेफिसिट। बजट डेफिसिट रियल, तू मुझे बता, बजट डेफिसिट इज इट गिविंग यू द ट्रू पिक्चर ऑफ द इकोनॉमी? गलत है ना वो तो। बजट डेफिसिट तुझे ट्रू पिक्चर तो देता ही नहीं है, क्योंकि बजट डेफिसिट कितना आया 11,000 करोड़। पर 11,000 करोड़ इज दैट द एक्चुअल नंबर? नो। सो वी डू नॉट कैलकुलेट बजट डेफिसिट. Budget deficit has been stopped calculating because it is the false picture of the economy. इसके लिए एक एक्ट भी आया FRBM, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजटरी मैनेजमेंट एक्ट, जिसके अंदर फिजिकल डेफिसिट को कैसे कम करना है उसके ऊपर फोकस है। ये देखो, ये सब लास्ट डे रिवीजन पर बहुत काम में आएगा। फिजिकल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट, फाइनेंस बिल, आउटकम बजट, गुलेटाइन, कट मोशन, consolidated fund, contingency fund, public account, all things have been explained over here. Page number 96, 97. चलो MCQs करना स्टार्ट करो। लास्ट 10 मिनट्स, जो भी MCQs में डाउट रहेगा मेरे को पूछो, नहीं रहेगा तो वी गो टू चैप्टर नंबर 8। 2 एक्सपांशनरी फेज में है, इसका मतलब एक्सपांशन हो रहा है। एक्सपांशन में अनएम्प्लॉयमेंट होएगा क्या? तो रॉन्ग है ये, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर एक्सपांशन है मतलब लोगों को काम मिलेगा, काम मिलेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होएगा। जो भी लास्ट के आधे घंटे में होएगा वो मैं वापस रिपीट नहीं करेगा। इट इज योर लॉस, योर चॉइस। मैं सॉल्व ही नहीं करेगा, मेरे को तो याद रहेगा ना कि मैंने क्या पढ़ा है। रिकॉग्निशन लैग मतलब अपने को प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने में ही लेट हो गया। रिकॉग्नाइजिंग इज रिकॉग्निशन। सो देयर इज अ प्रॉब्लम इन द इकोनॉमी, वो रिकॉग्नाइज करने में जब डिले होता है तो उसको रिकॉग्निशन लैग बोलते हैं। सो ऐसे 4 टाइप के लैग है लिमिटेशंस ऑफ फिस्कल पॉलिसी में। 4 टाइप का लैग होता है। ये ओरली करना ही नहीं चाहिए, गलती करेगा। Cannot do it orally, you should write.
मैंने सुना है लास्ट 2 अटेम्प्ट से नहीं दे रहे, पहले दे रहे थे, अभी नहीं दे रहे। क्वेश्चन पेपर के बैक में मिलता है आगे पीछे एक। बोलो कौन सा एमसीक्यू डिस्कस करना है, कोई नहीं आया है तो मैं हेल्प करता हूँ। ऐसे ही टाइम पास कर रहे थे बोलते हैं, गजब आदमी है। नो एमसीक्यूज? हाँ अभी वो तो तू करता रहे ना, बहुत सारे एमसीक्यूज है, मेरे पास इतना भी टाइम नहीं है कि मैं तेरे को फिलहाल दे सकूँ। सो प्लीज़ डू इट एट होम, जितना हुआ है उसमें से कोई डाउट है तो मेरे को बता। ये रहा, मिल गया, बोल। सम है। हम्म तो तेरे को फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला मैंने अभी जस्ट पढ़ा है। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला क्या है? इट इज योर टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू। बराबर। सो ये देख मैंने इधर फॉर्मूला लिख दिया। टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रिसीट्स एक्सक्लूडिंग बोरोइंग। सो एक्सपेंडिचर में रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, इन दोनों को ऐड कर दे। सो 24,500 प्लस 26,000, ये हो गया तेरा 50,500। उसमें से अभी टोटल रेवेन्यू, उसमें रेवेन्यू रिसीट्स आएगा, उसमें रिकवरी ऑफ लोन आएगा, बोरोइंग्स को नहीं लेना है, अदर रिसीट्स को लेना है। तो इन तीनों को ऐड कर, इंटरेस्ट पेमेंट नहीं आएगा क्योंकि इंटरेस्ट पेमेंट इज ऑलरेडी पार्ट ऑफ रेवेन्यू रिसीट, इंक्लूडेड होता है ना रेवेन्यू के अंदर, इंटरेस्ट इज अ पार्ट। सो 20, हाँ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 20,000 प्लस 1,500 प्लस 5,000, तो कितना हुआ? 20, 1,500 और 5,000, 26,500। तो आंसर कितना आएगा? 24,000 बी। और उसमें से इंटरेस्ट पेमेंट माइनस कर दे। अभी वो लोग ने इंटरेस्ट पेमेंट क्यों अलग से दिया है? सो दैट तू प्राइमरी डेफिसिट कैलकुलेट कर सके। तो इंटरेस्ट पेमेंट 2,000 है तो 22,000 आंसर आना चाहिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में इंटरेस्ट इंक्लूडेड होता है। इंटरेस्ट पेड अलग होता है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, रिसीव्ड रहेगा तो रिसीट्स में आएगा। पेड दिया है ना वो लोगों ने, इंटरेस्ट पेमेंट बोला है, पेमेंट है तो एक्सपेंडिचर आएगा ना, इनकम कैसे होएगा? एक्सक्लूडिंग द इंटरेस्ट पेमेंट्स इज प्राइमरी डेफिसिट। ये रहा, जो भी फिजिकल डेफिसिट मिला वो उसमें से जब मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट्स को माइनस कर दिया तो वो प्राइमरी, क्योंकि मेरा पास्ट का बोरोइंग्स रहेगा, वो पास्ट के बोरोइंग्स पर मैंने इंटरेस्ट पे किया रहेगा, तो मुझे इंटरेस्ट पेमेंट को हटाकर कितना मेरे पर बर्डन है ये अगर जानना है तो प्राइमरी डेफिसिट। सो प्राइमरी डेफिसिट इज फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। तो मेरा फिजिकल डेफिसिट कितना था? 24,000। इंटरेस्ट पेमेंट मेरा कितना है? 2,000। तो जो बैलेंस अमाउंट है वो मेरा क्या रहेगा? प्राइमरी डेफिसिट रहेगा। और कोई एमसीक्यू और कोई डाउट मैडम आप दोनों को? श्योर हो? पक्का? आगे बढ़े तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट चैप्टर के तरफ, विच इज बाय द नेम ऑफ मनी एंड what is the demand for money, what is the supply for money and what are the monetary policies. चल सबसे पहला, what is money? It is a medium of exchange. Money is anything which has 4 functions. How many functions? पहले के ज़माने में पैसा सिर्फ मीडियम था, बट आज के ज़माने में MMS²। MMS मतलब मीडियम मेजर स्टैंडर्ड स्टोर। क्या बोला? मीडियम मेजर स्टैंडर्ड
मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. दूसरा इट इज मेजरमेंट वैल्यू. तीसरा इट इज स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट. एंड चौथा इट इज स्टोर वैल्यू. कैन मनी satisfy your wants directly? Wrong. Money can never satisfy our wants directly. मुझे भूख लगा है तो क्या पैसा खाऊं? मुझे मेरे बॉडी को कवर करने का पैसा चिपका कर घूमूं? पॉसिबल ही नहीं है. सो मनी कैन satisfy my wants only indirectly. It cannot satisfy my wants directly. जब पैसा नहीं था तभी क्या था? बार्टर सिस्टम में भी पैसा था बट गुड्स एक्टेड एज मनी. सो बार्टर सिस्टम का प्रॉब्लम्स वगैरह आई एम श्योर तुम लोग ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा है. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है. व्हाट डू यू मीन बाय द डिमांड फॉर मनी? कैन आई से डिमांड फॉर मनी इज डिजायर टू होल्ड द मनी? नहीं, तुम लोग जितना आसानी से यस बोला ना उतना ये इजी था नहीं. क्योंकि लोगों को लगता क्या है कि डिमांड फॉर मनी मतलब व्हाट वी स्पेंड. दैट इज नॉट डिमांड फॉर मनी. डिमांड फॉर मनी इज व्हाट वी होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग. क्या बोला? व्हाट वी फॉर द पर्पस ऑफ. तो जो मेरे वॉलेट में से मैं पैसा खर्चा कर चुका हूं वो डिमांड फॉर मनी है कि जो मैंने खर्चा करने के लिए बचा कर रखा है वो डिमांड फॉर मनी है? बचा कर रखा है वो डिमांड फॉर मनी है. ठीक है, बोल सकते हैं. मतलब आई डोंट नो व्हाई माइजर वाला पॉइंट ऑफ व्यू इज ओवर हियर. आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन द डिमांड फॉर मनी. कैन बी, बट व्हाई माइजर? आई एम होल्डिंग दिस मनी फॉर स्पेंडिंग. नो, आई एम नॉट होल्डिंग दिस मनी टू होल्ड और टू कीप इट इन माई लॉकर. आई एम होल्डिंग इट बट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग. मेरे को अलग अलग पर्पसेस है. तुमने पढ़ा है 3 पर्पस है. एक ट्रांजैक्शन है, एक प्रिकॉशन है, एक स्पेक्यूलेशन है. सो आई हैव डिफरेंट मोटिव्स फॉर विच आई वांट टू होल्ड मनी. सो ये अगर एक स्टेटमेंट याद रहा ना तो पूरा यूनिट 1 और यूनिट 2 तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा. अगर ये स्टेटमेंट याद नहीं रहता है तो तुम्हारे लिए डिफिकल्टी आएगा. सो व्हाट इज डिमांड फॉर मनी? डिमांड फॉर मनी इज द अमाउंट ऑफ मनी दैट वी होल्ड फॉर द पर्पस ऑफ स्पेंडिंग ऑन ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन और स्पेक्यूलेशन. ये क्लियर है? इसमें सबसे पहला एक थियरी था आयरविंग फिशर का. 2 थियरीज दिए है बाजू बाजू में. चल, पहला थियरी का नाम क्या है? इट इज द क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी, जिसका नाम है कैश बैलेंस अप्रोच. सॉरी, कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच. कौन सा अप्रोच? ट्रांजैक्शन अप्रोच के अंदर पैसे का एक ही मोटिव है एंड दैट मोटिव इज टू स्पेंड मनी फॉर ट्रांजैक्शन पर्पस. इट इज फॉर विच पर्पस? तो ट्रांजैक्शन के लिए जो भी पैसा मैंने खुद के पास होल्ड किया वो मेरा ट्रांजैक्शन मोटिव के लिए है. और फॉर्मूला है MV इज इक्वल टू PT. डू वी नो दिस फॉर्मूला और वी डू नॉट नो द फॉर्मूला? वी नो M stands for money, money supplied. V stands for velocity. P stands for price. T stands for number of transactions या volume of transactions. So MV is equal to PT. पर क्या आज के डेट में अपने पास पैसा सिर्फ कैश में होता है? क्या अपने पास बैंक में भी होता है? तो एक और इक्वेशन है इसके अंदर जो लिखा हुआ रहेगा M-V- प्लस MV शुड बी इक्वल टू PT. ये बराबर है. सो कैन आई से फिशर ने 2 इक्वेशन दिया है. क्या ये 2 इक्वेशन में कोई डाउट है? पक्का? अच्छा, डू वी होल्ड मनी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांजैक्शन? के वी होल्ड मनी इवन फॉर द पर्पस ऑफ प्रिकॉशन? प्रिकॉशन का मतलब फॉर प्रेजेंट के फॉर फ्यूचर अनसर्टनिटी. फ्यूचर इज नॉट सर्टन, फ्यूचर इज. तो फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अगर मेरा इनकम 1 लाख रुपया है उसमें से 20% मैंने मेरे फ्यूचर के लिए रखा तो कितना परसेंटेज मैंने प्रिकॉशन के लिए रखा है? 20%. मतलब हाउ मेनी रुपीज? 20,000. सो MD इज इक्वल टू KPY. क्या बोला? MD इज इक्वल टू, MD इज मनी डिमांडेड. MD इज KPY. K स्टैंड्स फॉर, हाँ वो उधर देखकर बोल रहे हैं. कैन आई से K इज अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन. मेरे एग्जांपल में कितना था वो? 20%. एंड PY इज योर नेशनल इनकम. PY इज योर. सो अगर मेरे देश का इनकम 1 लाख है उसमें से 20% लोगों ने खुद के पास रखा है फॉर प्रिकॉशन. सो प्रिकॉशन के लिए 20,000 रुपीज इज वॉट पीपल होल्ड फॉर देमसेल्स, नॉट फॉर ट्रांजैक्शन बट फॉर
प्रिकॉशन। सो पहला अप्रोच का नाम क्या था? कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। दूसरे अप्रोच का नाम क्या है बेटा? कैश बैलेंस अप्रोच। फिर आता है लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी। ये कौन सा थियोरी? लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियोरी, जहां पर जेएम कीन्स क्या बोलता है कि पैसे का कितना मोटिव है? 3। पहला मोटिव ट्रांजैक्शन, दूसरा मोटिव प्रिकॉशन, ये अपने को पता है, और तीसरा मोटिव वो बोलता है वाई शुड यू कीप योर मनी आइडल। पैसे को काम पे लगा। तेरा 1 लाख का इनकम है, तेरा घर 30,000 में चलता है, तेरा प्रिकॉशन 20,000 में हो गया, तो बाकी का 50,000 को आइडल मत रख, उसको तू कहीं तो इन्वेस्ट कर। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसका नाम है करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। कौन सा 2 रेट ऑफ इंटरेस्ट का बात किया? एक करंट रेट और एक नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं बोलूं अभी ये इंपॉर्टेंट। सपोज कर अगर इकोनॉमी में नॉर्मली जनरली 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, कितना टका चल रहा है? पर करंट रेट है ना वो 8% है। करंट रेट कितना है? 8%। सो विच रेट इज ग्रेटर देन विच रेट? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज ग्रेटर देन नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बोल ऐसे सिचुएशन में पब्लिक को क्या करना चाहिए? क्या पब्लिक को ये पैसा अपने पास होल्ड करना चाहिए? मैं अज्यूम कर रहा हूं कि तुमको थोड़ा बहुत आता है, तुमको नहीं आता है तो मना कर देना, इसमें मैंने 2-3 चीजें बताई भी नहीं है। जैसे कि मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन आर इनकम इलास्टिक बट इंटरेस्ट इन इलास्टिक, आता है। बट मनी हेल्ड फॉर ट्रांजैक्शन money held for speculative is income elastic, interest elastic। अभी मैं सवाल करता है तो पता चल जाएगा। बोल बेटा, अगर इनकम बढ़ेगा तो क्या ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन के लिए स्पेंडिंग बढ़ेगा? विल आई होल्ड मोर फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन? मेरा इनकम बढ़ गया, विल आई होल्ड मोर फॉर स्पेंडिंग? तो रिलेशनशिप मतलब कहना से डिपेंडेंट है कि नहीं है? डिपेंडेंट है तो इलास्टिक। अच्छा, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया, क्या बढ़ गया? तो क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के वजह से मेरे पास जो पैसा ट्रांजैक्शन और प्रिकॉशन के लिए उस पर कोई असर आएगा कि कांस्टेंट रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। मतलब चेंज के नो चेंज, मतलब कहना से इंटरेस्ट पर डिपेंडेंट, मतलब इट इज इंटरेस्ट इन इलास्टिक। बट अगर मैं स्पेक्यूलेशन का बात करूं, किसका बात करूं? तो स्पेक्यूलेशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है, तो शुड आई होल्ड मनी फॉर ट्रांजैक्शन प्रिकॉशन? और स्पेक्यूलेशन के लिए भी होल्ड करना चाहिए कि इन्वेस्ट कर देना चाहिए? इसका मतलब जब रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो मेरा स्पेक्यूलेटिव मोटिव के लिए होल्डिंग कैपेसिटी कम, रिलेशनशिप इज, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व आता है जिसके अंदर आपने लिक्विडिटी ट्रैप करके एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है, बराबर है। तो अब तुमको थोड़ा बहुत तो आइडिया, ये मेरे को रियलाइज हो गया, ऐसा तो नहीं है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बन के आया है, इसको छोड़ के लॉस्ट लग रहा है मुझे, समझा मैं क्या बोला? हाँ तो ठीक है। अब मुझे पता ये सिचुएशन है, क्या करना चाहिए? करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है। क्या लोगों को बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? मस्त, सबसे पहला तो 2% ज्यादा मिल रहा है, पर क्या 2% के लिए अपना ईमान बेच देगा? नॉट जस्ट 2%, बट कहना है से व्हाट विल पीपल एक्सपेक्ट? 6 का हो गया तो आरबीआई कुछ करेगा कि गोटी खेलेगा? करेगा, मतलब 8 का 10 करेगा, क्या वापस 6 पर लेकर आएगा? वापस 6 पर लेकर आएगा। तो लोगों को क्या लगता है ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन्ड है। एट करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 8% विच इज ग्रेटर देन द नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट, पीपल आर एनकरेज्ड टू इंजेक्ट मनी इन द बॉन्ड मार्केट फॉर 2 रीजंस। एक रीजन तुमने बराबर दिया, क्योंकि उनको 2% ज्यादा मिल रहा है। दूसरा रीजन, जब मार्केट वापस 6% पर आएगा तो मेरा 8% के बॉन्ड का वैल्यू ज्यादा रहेगा, मेरे को कैपिटल गेन मिलेगा। मुझे क्या मिलेगा? सो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम पीपल शुड इन्वेस्ट।
Why should they invest? For two reasons. Number one, higher rate of interest. Number two, because I will get capital gain. When will I get capital gain? जब ये 8 का 10 हो जाएगा कि जब 8 का 6 होएगा? तो कंडीशनल है. क्या है? अभी इसका रिवर्स मार. सपोज कर करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट 4% है और नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है. इसका मतलब जो मेरा करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कम है एज कंपेयर टू माई नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट. ऐसे टाइम पर व्हाट विल यू एडवाइज? अपने पास होल्ड करो. मतलब तूने होल्ड क्यों किया? तूने पैसा इंजेक्ट नहीं किया. क्यों नहीं इंजेक्ट किया? क्योंकि ये टाइम पर तुझे क्या लग रहा है कि नॉर्मल कितना चलता है 6, अभी कितना मिल रहा है, तो अगर मैं आज इन्वेस्ट कर भी लेगा तो भी मेरे को कुछ ज्यादा मिलने वाला है. कि मेरा जो लॉस हो रहा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 2% का है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितना % का है? 2. अच्छा, फ्यूचर में मैं क्या एक्सपेक्ट करेगा? 4 का 2 होएगा कि 4 का 6 हो जाएगा वहां पर? तो अगर मैंने 4% का बॉन्ड खरीदा तो 6% बॉन्ड वाले का वैल्यू ज्यादा रहेगा, 4% वाले का बॉन्ड का वैल्यू कम. तो मेरे को कैपिटल गेन होएगा कि कैपिटल लॉस होएगा? कैपिटल लॉस होएगा. देयरफॉर शुड आई इन्वेस्ट? आई शुड नॉट इन्वेस्ट. ये है तुम्हारा थर्ड थियरी, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी. बराबर है. फिर एक अंकल आए, एक्चुअली 2 आए, बाउमोल और टोबिन्स इन्वेंट्री अप्रोच. कौन सा अंकल बोला? एक बाउमोल और एक, अभी अपन ने क्या बोला कि मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन एंड प्रिकॉशन इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट नहीं है. पर बाउमोल और टोबिन क्या बोलते थे? मनी डिमांडेड फॉर ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेक्यूलेशन, चाहे कुछ भी हो वो इंटरेस्ट पे डिपेंडेंट होता है. सो अकॉर्डिंग टू कीन्स, मनी डिमांडेड वॉज फंक्शन ऑफ 2 थिंग्स, इनकम एंड इंटरेस्ट. बट अकॉर्डिंग टू बाउमोल एंड टोबिन, मनी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ 3 थिंग्स. Money demanded is a function of income, interest and cost of transferring your cash balance into bond balance. क्या बोला? Cost of transferring your cash balance into your cash को bond में convert करने के लिए क्या cost लगता है? ब्रोकरेज लगता रहेगा. तो वो ब्रोकरेज कॉस्ट का भी फंक्शन है. नहीं तो इमेजिन कर, पैसे को मैंने स्टॉक के तरह ट्रीट किया. पैसे को मैंने पहले मिल्टन फ्राइड नहीं, कौन था वो, जेएम कीन्स क्या बोलता था? ट्रांजैक्शन का अलग, प्रिकॉशन का अलग, स्पेक्यूलेशन का अलग. उसने ऐसा 3 दीवाल खड़ा किया था. पर बाउमोल और टोबिन क्या बोलता है? ऐसा दीवाल खड़ा करने का पैसा है, पैसे को पैसे की तरह वापरो, जब चाहिए जिधर चाहिए उधर वापरो. आज ट्रांजैक्शन करना है, चल ट्रांजैक्शन. आज प्रिकॉशन. आज तेरे को स्पेक्यूलेट करना है, कर. पैसे को एक पूल के तरह रख, उसके बीच में दीवाल खड़ा कर मत. तो अब इमेजिन कर, अगर ऐसा दीवाल खड़ा नहीं किया तो एक छोटा सा प्रॉब्लम हो सकता है. सपोज कर तूने पैसा स्पेक्यूलेट किया, तूने उस पर 4% कमाया, ₹1,00,000 डाला, ₹1,00,000 पर कमाया कितना? पर मेरे को उसका ब्रोकरेज फी, टैक्स, ये वो मिलाकर मेरे को जो कॉस्ट पड़ा वो 6% पड़ा. मतलब मैं कमाया 4 और मैंने उस पर भरा. ऐसा बेवकूफ़ी करने का क्या? सो क्या ज़्यादा होना चाहिए? ट्रांजैक्शन कॉस्ट ज़्यादा होना चाहिए कि रिटर्न ज़्यादा होना चाहिए? मनी को कैसा ट्रीट करना चाहिए? ऐसा बॉल्स डाल देना चाहिए, बैरियर्स डाल देना चाहिए, क्या एज अ इन्वेंट्री ट्रीट करना चाहिए? इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक. इन्वेंट्री का मतलब, so we do not treat money as transaction, as precaution or as speculation. We treat money as a stock of money. Are we clear with that? फिर एक आदमी आया था जिसका नाम था मिल्टन फ्राइडमैन. उसका थियरी का नाम था रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी. क्या बोला? रीस्टेटमेंट ऑफ क्वांटिटी थियरी ऑफ मनी. और ये मिल्टन फ्राइडमैन ने अपने को क्या बोला था कि मनी डिमांडेड इज अ फंक्शन ऑफ वेल्थ. वेल्थ बढ़ेगा तो मनी डिमांडेड. तुम लोग बताओ. इफ देर इज मोर वेल्थ दैट आई हैव, मनी डिमांडेड वुड राइज फॉर एनी पर्पस, ट्रांजैक्शन, प्रिकॉशन, स्पेक्यूलेशन. यस और नो? सो देर इज अ विच रिलेशनशिप? मिल्टन फ्राइडमैन ने वेल्थ का 5 पिलर्स बनाया था. तुमको मालूम है व्हाट आर द 5 लेयर्स ऑफ वेल्थ? सबसे बॉटम पर आता है मनी. मतलब जो पैसा अपने पास कैश में पड़ा है,
कोई बात नहीं, मैं पढ़ा रहा है, ये ले। सबसे पहला क्या आएगा? कैश। कैश से बेटर क्या है? शुड यू होल्ड मनी इन कैश के बॉन्ड्स? सो अनदर लेयर, वेल्थ में क्या क्या आ रहा है वो बता रहा हूँ। वेल्थ के अंदर कैश आता है, वेल्थ के अंदर बॉन्ड आता है, फिर आएगा, यही तो हो मिल्टन फ्राइडमैन का थियरी था ना। आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर, तुमको देखकर लग नहीं रहा है मेरे को कि तुम लोगों को याद है वो। मिल्टन फ्राइडमैन का थियरी ही क्या था? लैंड के ऊपर फिजिकल असेट्स। अभी सोच, मैं देखो बताता हूँ, लिंक बताता हूँ। पहला ट्रांजैक्शन था यहाँ, फिर प्रिकॉशन था, फिर स्पेकुलेशन आया, फिर अब तेरे पास और पैसा बचा है तो इस पैसे का करेगा क्या? असेट्स। करेक्ट। तो जो तू बोला लैंड, कैन आई से लैंड इज अ विच असेट? फिजिकल असेट। इमूवेबल भी है, गोल्ड भी हो सकता है फिजिकल असेट के अंदर, पर इसका थियरी इसके ऊपर ज्यादा था, फिजिकल असेट। और फिर आता है ह्यूमन रिसोर्स। So according to Milton Friedman, wealth was divided into 5 parts. What are the 5 parts of wealth? Cash, bond, shares, physical assets and human resources. Human capital भी बोलते हैं उसको। Human resource को कौन सा capital बोलते हैं? तो अपने आप पे इन्वेस्ट करो, पढ़ो लिखो, स्किल्ड बनो। अनस्किल्ड लेबरर का मार्केट में वैल्यू नहीं है। तो अब मेरे को बता, अगर इकोनॉमी के अंदर वेल्थ ज्यादा है तो मनी डिमांडेड भी ज्यादा, इकोनॉमी में वेल्थ कम तो मनी डिमांडेड भी, सो रिलेशनशिप डायरेक्ट। अच्छा, उसके अलावा कैन आई से देयर कैन बी प्राइस। अच्छा, प्राइस मतलब कौन से मोटिव के लिए होगा ये? जैसे ही वर्ड प्राइस आता है मतलब ये ट्रांजैक्शन मोटिव है, प्रिकॉशन मोटिव है कि स्पेकुलेशन मोटिव है? ट्रांजैक्शन। सो अगर प्राइस ज्यादा हो गया, चीजों का प्राइस बढ़ गया, जैसे कि रिक्शा पहले 23 रुपए का था, अब रिक्शा 26 रुपए का हो गया। मेरे को पहले महीने में 2000 रुपया लगता था, अब मेरे को 3600 रुपया, 3600 रुपीज लगता है। सो जब प्राइस बढ़ता है तो मनी डिमांडेड बढ़ेगा पक्का। यू विल हैव टू होल्ड मोर। प्राइस कम तो मनी डिमांडेड भी कम, बराबर है। कैन आई से इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी ज्यादा है तो यू शुड होल्ड लेस, और अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ होल्डिंग मनी कम रहेगा तो यू शुड होल्ड मोर। सो रिलेशनशिप क्या आया? इनवर्स। व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? कुछ पाने के लिए कुछ। सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ज्यादा है तो आई एम लूजिंग मोर। डू आई वॉन्ट टू लूज मोर? सो आई शुड होल्ड लेस। और फिर आता है इन्फ्लेशन। अभी तुम लोग बोलेगा आइला सर, ऊपर आपने एक पॉइंट लिखा प्राइस, नीचे आपने एक पॉइंट लिखा इन्फ्लेशन, इन दोनों में फर्क क्या है? जब मैंने प्राइस का बात किया तो ट्रांजैक्शन मोटिव था, बट इन्फ्लेशन के अंदर आई टॉक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ स्पेक्यूलेशन। सो बता, इन्फ्लेशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? आरबीआई इन्फ्लेशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करता है कि बढ़ाता है? रॉन्ग आंसर। इन्फ्लेशन के अंदर रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाता है। पैसे को एक्सपेंसिव करता है मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया ना। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट को बढ़ाता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलेगा तो मनी डिमांडेड फॉर स्पेक्यूलेटिव पर्पस कम रखूंगा मैं। हो गया ये वाला मिल्टन फ्राइडमैन का थियरी। तो अभी तक कितना थियरीज हुआ? 5। पहले वाले का नाम क्या था? कैश। क्या कैश? चलो आगे बोलो। कैश ट्रांजैक्शन अप्रोच। दूसरे वाले का नाम कैश बैलेंस। तीसरे वाले का नाम लिक्विडिटी प्रेफरेंस थियरी। चौथा वाला इन्वेंट्री अप्रोच, बाउमोल और टोबिन का। पांचवा वाला मिल्टन फ्राइडमैन्स रीस्टेटमेंट, जिसके अंदर बात किसका क्या? फिजिकल असेट। फिजिकल असेट के 2 फायदे हैं, कोई बताएगा मुझे? व्हाट आर द 2 एडवांटेजेस ऑफ अ फिजिकल असेट? इजीली तो नहीं होता यार। तेको नहीं लगता है उल्टे का लैंड को बेचना और खरीदना टफ है? हाँ, ओहो लैंड डेप्रिशिएट होता है, माय गॉड। हाँ तो साले सीधा सीधा अप्रिशिएट बोलना। मैं बाप मतलब सीधा बोलना कि अप्रिशिएट। सो लैंड का 2 फायदा है। एक परमानेंट इनकम। कौन सा इनकम? परमानेंट इनकम मतलब कहना से लैंड विल यील्ड यू रेंट।
इट इज एज गुड एज अ एडिशनल फैमिली मेंबर इन योर हाउस. क्या बोला? इट इज एज गुड एज अ एडिशनल फैमिली मेंबर इन द हाउस. और दूसरा फायदा क्या है कि रिलेटिव रिटर्न ऑन असेट. जब भी लैंड को बेचेगा तो देखो कैपिटल अप्रिसिएशन मिलेगा, ना कि डेप्रिसिएशन. बराबर है. फिर आया बाउमोल और टोबिन में से एक आदमी जिसका नाम था टोबिन. गुरु शिष्य का जोड़ी था. बाउमोल वॉज द गुरु, टोबिन वॉज द शिष्य. बाउमोल टोबिन ने इन्वेंट्री अप्रोच दिया, टोबिन ने एक अलग से थियरी दिया, रिस्क अप्रोच. कौन सा अप्रोच? क्या सबका रिस्क सेम है? मतलब कहने से ऐसा बोलते हैं कि हायर द रिस्क हायर द रिटर्न. नहीं तो इश्क बोलेगा ये. हायर द रिस्क हायर द, लोअर द रिस्क लोअर द रिटर्न. तो रिलेशनशिप तो डायरेक्ट है. बट कहने से सबका रिस्क टेकिंग एबिलिटी सेम होता तो सबका रिस्क एपेटाइट अलग होता है. और वो डिपेंड किस पे करता है? टेस्ट एंड प्रेफरेंस पे. किस पे डिपेंड करता है? अहिला लिटरली टेस्ट एंड प्रेफरेंस. टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ असेट्स. आज अगर तू मेरे डैड को, मैं अगर, देखो क्या लगता है, मेरे डैड को अगर मैं बोलेगा अपने पास 50 लाख रुपया है, तो मेरे डैड क्या बोलेंगे? ये 50 लाख रुपया किधर डालने का? सबने जो आंसर दिया ना वो अपने बाप के लिए दिया है, क्योंकि तुम्हारे डैड को एफडी में रखने का रहेगा. किसी के डैड को, मेरे डैड को अगर मैं पूछेगा ना तो ही विल टेल मी रियल एस्टेट. क्यों? बिकॉज आवर बैकग्राउंड इज रियल एस्टेट. मेरे डैड का बिजनेस था रियल एस्टेट के अंदर. उनको लगता है कि प्रॉपर्टी मस्त है, एक बार प्रॉपर्टी खरीद लिया उसके बाद वो हर महीने अपने को फिक्स्ड रिटर्न देता है. पर अगर आज तू मेरे को पूछेगा, इफ आई हैव 50 लाख रुपीज, व्हाट डू यू थिंक? आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन एफडी, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड, आई एम गोइंग टू इन्वेस्ट, मैं स्टॉक्स में या तो क्रिप्टो में भी जाएगा. तो क्या हुआ? टेस्ट ऑफ एन इंडिविजुअल इज डिफरेंट. फॉरगेट अबाउट टेस्ट, मेरा रिस्क एपेटाइट विल ऑल्सो चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम. जब मैं बैचलर था तब मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग लेवल का था. मैं कमाता कम था, पर जितना कमाता था सब स्टॉक मार्केट में डालता था. मेरे आगे ना कोई, ना मेरे पीछे कोई, मेरे को घंटा फर्क पड़ता था. मतलब लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, आई स्टार्टेड वर्किंग एट द एज ऑफ 20. आई गॉट मैरिड एट द एज ऑफ 30. मेरा जो रिस्क टेकिंग एबिलिटी 20 to 30 में था ना, वो 30 से लेकर 35 में तो डिमिनिश हो गया है. मतलब डिमिनिश भी नहीं, गायब ही हो गया, फट गई है मेरी. क्योंकि अब मेरे में वो रिस्क टेकिंग एबिलिटी ही नहीं है. क्यों? क्योंकि शादी हुआ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आया. रिस्पॉन्सिबिलिटी, अच्छा मेरे शादी में तो बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस भी हुआ था. लड़की को पटाने को 3 महीना लगा, उसके बाप को पटाने को 4.5 साल लगे. मतलब हिज डैड वॉज नॉट अग्रीइंग. उनको लगता था मैं फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होएगा, ये नहीं होएगा, वो नहीं होएगा. तो अब वो एडेड बर्डन है. तो जैसे ही शादी हुआ ना, जब तक शादी नहीं हुआ था तब तक मेरा ज़्यादातर पैसा स्टॉक मार्केट में. जैसे ही शादी हुआ थोड़ा सा पैसा एफडी में डाला, थोड़ा सा पैसा मैंने म्यूचुअल फंड में डाला. आई हैव अ 2-year-old चाइल्ड नाउ. जैसे ही बच्चा पैदा हुआ ना तो मेरा तो फटके और दरवाजा हो गया, क्योंकि अब बच्चा आया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गया. अब मैंने पीपीएफ चालू कर दिया है, लोवेस्ट रिटर्न ऑन अन असेट. 7% देता है. बोल 7. मजा भी नहीं आता है. 7% में क्या होएगा? मतलब पर अभी बच्चा है, मेरे को ऐसा चाहिए कि मेरे को उसका फ्यूचर सिक्योर करना है. पीपीएफ में मैं पैसा कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकता. इट हैज अ लॉक इन पीरियड. सो आई हैव केप्ट दैट मनी फॉर हिम टू टर्न 18. तभी वो पैसा विड्रॉ करेगा. तब तक वो कंपाउंडिंग इफेक्ट और ये सब मेरे को मिलेगा, तो मेरे लिए पैसा अच्छा है. तो क्या हुआ? जैसे जैसे टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे मेरा रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी कम होता जा रहा है. सो वो सबका इंडिविजुअल है. इट डिपेंड्स ऑन द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड इट डिपेंड्स ऑन द रिस्क बेरिंग एबिलिटी. मैं बहुत फट्टू कैटेगरी का आदमी है, इसीलिए मैं 10 साल तक महेश ट्यूटोरियल्स में काम किया था. बिकॉज वंस आई एम इन वन पर्टिकुलर प्लेस, मेरे को ऐसा शिफ्ट करने को अच्छा नहीं लगता है. देन एमटी एडुकेयर में डाउनफॉल आया था, जिसके वजह से आई हैड टू शिफ्ट टू अनदर क्लासेस, जिसका नाम मैंने तुमको बताया. वहां पर भी मैं पूरा 5 साल काम किया. मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद आई लेफ्ट एंड केम टू योर एंड माई एक्स विथ अ लॉट ऑफ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस. क्योंकि वो लोग ने भी मेरे को ऐसा बहुत फॉल्स एक्सपेक्टेशन दिया, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, सब कुछ अच्छा करेंगे. इवेंचुअली कुछ हुआ नहीं. एंड हेंस आई एम ओवर हियर विथ माई न्यू प्रेजेंट एंड आई होप दिस स्टेज. सो हाँ, मतलब अभी तू देखेगा मेरा लास्ट 1 year में बहुत अप्स एंड डाउन्स हो गया ना. इतने साल से मैंने स्टेबिलिटी ही देखा.
10 साल महेश ट्यूटोरियल्स, 5 साल एक बाई क्लासेस। लास्ट 1 साल मैंने वो क्लास छोड़ा, मैं इधर आया, मतलब एडनोवेट में गया, एडनोवेट से मैं अब इधर आया, मतलब बहुत अनसर्टन है। तो अभी फिलहाल तो मेरा और ज़्यादा फटा हुआ है, क्योंकि आई कैन नॉट, मेरे लिए एक इनकम में फॉल लेना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मेरे को घर पर बीवी भी है, बच्चा भी है, मैं और मैं खुद भी है, मेरे को मेरे भी तो खर्चे करने हैं ना। तो आज क्या होता है, ये जो रिस्क ऑफ एन इंडिविजुअल होता है वो वेरी करता है। आर वी क्लियर विद दैट? सो दीज आर द 6 थियरीज दैट वी हैव स्टडीड इन यूनिट नंबर 1। नेक्स्ट क्लास के लिए आई वॉन्ट यू ऑल टू कम रिवाइज विथ यूनिट 2 एंड यूनिट 3 ऑफ मनी चैप्टर। और अगर डबल लेक्चर आया, अगर सिंगल लेक्चर है तो सिर्फ 2 ही, और अगर डबल लेक्चर आया तो इंटरनेशनल ट्रेड भी रिवाइज करके आओ। आई वॉन्ट, नहीं बुक बंद मत कर, एमसीक्यूज कर फिर बंद कर, तू जा सकता है। यूनिट 1 का एमसीक्यूज सॉल्व करने का खत्म कर दो। तुमको अगर इसमें कुछ डाउट्स रहेगा तो पूछ लो। 6 थियरीज गो थ्रू करना है, गो थ्रू करो। एमसीक्यूज करना है, एमसीक्यूज करो, योर चॉइस। बाय बेटा, टेक केयर। डाउट रहेगा तो सॉल्व करेगा, पर थोड़ा गाली देगा तेरे। ओके, सो कल अपना लेक्चर है 7:30 to 12। तो आई वॉन्ट यू ऑल टू कम रिवाइज विथ 2 चैप्टर्स, मतलब मनी का जो बचा हुआ पार्ट है वो, और इंटरनेशनल ट्रेड आएगा ना। यूनिट नंबर 3, रेपो, रिवर्स रेपो, CRR, SLR, बैंक रेट, लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी, MSF, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, MSS, मार्केट स्टेबिलाईजेशन स्कीम, ओपन मार्केट ऑपरेशन, सब आएगा। यूनिट 2, यूनिट 3 और इंटरनेशनल ट्रेड 5 घंटे का लेक्चर है, 7:30 से लेकर 12। उसमें से आधा घंटा ब्रेक पकड़ ले तो 4 घंटा तो फिर भी हुआ।